चीन में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा, बीजिंग में सॉफ्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। बीजिंग की बड़ी होलसेल मार्केट बंद, 5 रोज में 100 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। काम ऐसा किया, इंसानियत ऐसी, शख्सियत ऐसी कि फिर आप इनके काम को देखते हुए, इनके नाम को सामने पढ़ते हुए ही सलाम पेश करने पर मजबूर हो जाएं। तारिक अज़ीज़ मालूमात का, अल्फाज का, अशार का, नज़्मों का ख़जाना। अदब से आपको लगाव रहा, मालूमात में आपको दिलचस्पी रही, इल्म बांटना आपका शेवा रहा। प्रोग्राम था जी नीलाम खर, बाद में जाके तारिक अज़ीज़ शो बन गया था। 4 दहाइयों तक स्क्रीन पर आप छाए रहे। लोग आपको बतौर मेज़बान नहीं, अपनी फैमिली का हिस्सा देखते रहे। अदीब आप, शायर आप, क्या बात थी, क्या बात थी। मतलब एक मेज़बान को, एक होस्ट को, एक एंकर को कैसा होना चाहिए। अगर आप इनको आइकन समझते हैं, इनको बनाते हैं पैमाना, तो आप रीच कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। 85 बरस की उम्र में आप इंतकाल कर गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तारिक अज़ीज़ के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि तारिक अज़ीज़ की मुल्क के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। देखती आंखों सुनते कानों, आपको फरजाना तालपुर और तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। नीलाम घर का मेजबान अपने मदाहों को उदास छोड़ गया। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। तारिक अजीज शुगर के मर्ज में मुब्तला थे। सुबह के वक्त तबीयत खराब हुई, अहले खाना अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे कि दम तोड़ गए। तारिक अजीज के इंतकाल पर सुनते ही चाहने वालों की बड़ी तादाद उनके घर पहुंच गई। 40 साल से दोस्ती थी मेरी। परसों उनसे बात हुई तो कहने लगे मेरा बुखार उतर गया यार, तुम परसों आना, यानी आज। कहने लगे तुम 10-11 बजे आ जाना। तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो आगे वो इस दुनिया में नहीं रहे। तारिक अज़ीज़ साहब की शख्सियत जो है वो एक बड़े इंसान, हमदर्द दोस्तों, एक बड़े अच्छे इंसान थे। मेरे लिए एक ऐसा खुफिया हाथ थे कि जो बज़ाहिर नज़र तो नहीं आता, लेकिन उन्होंने मेरी तरबियत में, मेरे कैरियर में मेरा बहुत साथ दिया हुआ है। मरहूम की नमाज जनाजा गार्डन टाउन में अदा की गई, जिसमें हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तारिक अजीज जिंदगी के आखिरी दिनों में काफी मायूस दिखाई दिए। आखिरी ट्वीट में लिखा कि लगता है वक्त थम गया है, जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आजादाना नकलो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत होती है। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आएगा, लेकिन फिल वक्त तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। तो क्विज शोज़, गेम्स शोज़, मालूमात का इजहार कीजिए, जितना आपको इल्म है वो बताइए, और तोहफ़ा लेकर नहीं इनाम लेकर जाइए। ये एक पैमाना उन्होंने सेट किया था। और इसके अलावा बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब, मेरे भाई और मेरे बहन कह के मुखातिब करना, ये उनका स्टाइल था जिसको आज कॉपी किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं करते, चलिए कोई बात नहीं है। और इस सब के अलावा मुझे कहना पड़ रहा है, उनका सलाम करने का स्टाइल, उनका पाकिस्तान जिंदाबाद कह के प्रोग्राम को ख़त्म करने का स्टाइल। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं मेरे भाई। ये वो जुमले हैं कि जो सुनते हुए हमारे बड़े और हम सब बड़े हुए, और जिस बच्चे ने ये नहीं भी सुन के रखा वो इन जुमलों से वाकिफ़ है। तो उनकी पूरी शख्सियत, उनका करियर, अब उसके ऊपर हम और आप जितना उनको याद करें कम है। लेकिन वो लोग जो उनसे मिलते जुलते भी रहे, उनका तस्करा भी बहुत ज़रूरी है, उनसे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। सीनियर अदाकार साजिद हसन, अब आप हमको ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप सर? ये बताइएगा, नीलाम घर के मेज़बान तारिक अज़ीज़, हमारे प्यारे, हमारे अपने, हमारे टीचर तारिक अज़ीज़ हमें नहीं रहे। आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, आपका अच्छा ताल्लुक़ रहा तो होगा उनसे। कैसा इंसान पाया आपने उनको? हमको तो अभी भी जुस्तजू है उनके बारे में बहुत कुछ जानने की। नहीं, एक तो शक्ल से तो मैं बिल्कुल उनका भाई लगता हूँ, लेकिन ये कि उनमें से बहुत ज़्यादा सीनियर थे वो। और जी सर, बिल्कुल। हम तो उनको
देखते हुए जवान हुए। नीलाम घर उस ज़माने में पाकिस्तान में इस तरह देखा जाता था कि रोड्स रुक जाते थे और दुनिया भर से लोग इसमें जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं इसको देखते थे। इसकी जो खासियत थी वो दो वजूहात की वजह पर ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। एक तो बिल्कुल एक यूनिक अंदाज़ था तारिक अजीज़ साहब का, सुनती आँखों और देखते गानों को ये करते हुए, जिस तरह की उनकी एक गंभीर आवाज़ थी जो उनका सिग्नेचर बने और फिर उसको पूरी दुनिया में पजीराई मिली। उस ज़माने में ये जो सवालात जवाबात थे ये बहुत ज़हीन लोग उसमें शामिल हुआ करते थे। उसकी वजह से जो हम जैसे स्टूडेंट थे और जो जवान होने वाले लोग थे उनमें पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इन्फॉर्मेशन अगर आपको मैं बताऊं इज़ पावर, और हमारा अगर स्टूडेंट ये नहीं जानता कि जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन है उतनी ही ज़्यादा आप पावरफुल है। और अक्ल, शऊर, ये चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती। इस हवाले से एक अनमोल ख़जाना थे तारिक अजीज़ साहब मरहूम, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन। और फिर मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि जब दूध किनारे हुआ तो मुझे मौका मिला, उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत ज़्यादा मुझे उन्होंने पजीराई दी। मैं यंग था, वो मुझे बहुत प्यार कर भी बड़ी प्यार से बात करते थे, मुझे स्पेशली ख़ुद लेके गए थे। तो इस मामले में तो बहुत, लेकिन फिर वो लाहौर में रहे ज़्यादातर और मेरी अपनी मसरूफियत रही जवानी में। आपको पता है भाई जर्नलिस्ट था, ये था वो था, लेकिन एक कदर की निगाह से देखा हमने उनको हमेशा। वो एक इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने हालांकि अदाकारी कम की लेकिन जो भी किया आप देखेंगे ख़ास स्टाइलाइज तरीका था। वो एक ज़माना था उस तरह के स्टाइल का कि एक्टिंग की जाती थी जो लार्जर देन लाइफ रखी जाती है। और आजकल भी बहुत सारी, अगर आप अभी भी डीसी कॉमिक्स की जितनी भी मूवीज़ देख रहे हो उसमें वो जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं लोग। तारिक अजीज़ साहब उसमें कमाल थे, लेकिन उन्होंने वही फिर पर्सोना नीलाम घर में इस्तेमाल किया। तो एक बहुत बड़ा अहद है और हमने शायद उनकी उतनी कदर नहीं की। और अब मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से आप और हम सब उनको याद कर रहे हैं, काश ज़िंदगी में हम उन सबको याद करते और उनके हवाले से कुछ काम करते, लेकिन ये तो खलिश हमेशा रह ही जाएगी। वो ख़ुद भी कुछ ज़्यादा अपने आप को सामने नहीं लाया करते थे, तो आज एक बहुत बड़ा अहद ख़त्म हुआ। बिल्कुल। साजिद साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर नीलाम घर को जिस तरह की पजीराई मिली किसी और शो को उस तरह से नहीं मिली, यही हम सुनते भी आए। आजकल ज़ाहिर टीवी शोज़ बहुत से हैं, लेकिन जो तारिक अजीज़ शो या नीलाम घर वो जो फॉर्मेट है वो दोबारा होना चाहिए आपके ख्याल में? नीलाम घर जैसा ही टीवी शो पॉसिबल है ऐसा करना? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन यहाँ किसके लिए आएगा? मैं ये आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी ज़्यादातर लोग तो यहाँ कहते हैं बच्चों को कोई पढ़ाई लिखाई का शौक़ नहीं रहा, और उसकी वजह से ये जो नए चैनल हमारे डिवाइस कर रहे हैं, नए तरह के फॉर्मेट जिसमें एक छोटे से थैले के लिए आपको नाक भी रगड़नी पड़ती है, नीचे एक ज़िल्लत से गुजरना पड़ता है एक, तो वो फॉर्मेट ज़ाहिर है दुनिया में अगर जो बाशऊर कौमें इस किस्म के फॉर्मेट फ़न एंड गेम्स में रखती हैं, वो एक और तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें गेम्स होते हैं। लेकिन ये जो बग़ैर सवालों के, बग़ैर इंटेलिजेंस के आपको इनाम मिलने का जो एक तरीक़ाकार, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, सही सब्जेक्ट्स पे नहीं जा रहे। तो नीलाम घर एक मास्टरमाइंड, इंग्लैंड का एक बहुत मशहूर प्रोग्राम है, बिल्कुल ऐसे, और मास्टरमाइंड के हवाले से उसको रखा गया। कुरैशपुर साहब थे उसमें, इफ्तिखार आ रहे अभी भी माशाल्लाह जिंदा, और हम आप देखिए कि उनसे कभी हमें मुस्तफ़ीद होना चाहिए। तो ये बड़ी शख्सियात थी, तो ये फॉर्मेट ऐसा है जो पढ़ी लिखी कौमें आगे चलाती हैं। तो इस वक्त तो शायद ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस मास्टरमाइंड टाइप का, ये नीलाम घर का, जिसकी बड़ी हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी आगे चल के। तो मेरी बड़ी इस्तदा है आप ही के चैनल के थ्रू कि प्लीज़ इसको ज़रा थोड़ा सा इंटेलिजेंट कर दें, बच्चों को ऐसे मौके दें और मास्टरमाइंड या नीलाम घर जैसे प्रोग्राम लेके आएँ जिसमें लोग इंसेंटिव महसूस करें, बच्चा इंसेंटिव महसूस करे पढ़ने लिखने के लिए। अभी तो पढ़ने लिखने के लिए नहीं, बंदूक उठाने के लिए बड़े इंसेंटिव्स हैं। बेहद शुक्रिया साजिद हसन साहब, आप हमारे साथ थे, सिलसिले में थे। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे कि जिनके ऊपर बिल्कुल जिसको कहना चाहिए ना तफसील के साथ गुफ्तगू करने को जी चाहता है, लेकिन वक्त
बहुत कम है, थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान की खैर सगाली सफ़ीर अमरीकी खातून वनेसा ओब्रायन ने बहरे ओकियानूस के 10,923 मीटर गहरे तरीन मकाम चैलेंजर डीप पर पाकिस्तान का झंडा लहराया। क्या बात है, समंदर के मस्कुरा मकाम इतना गहरा है। क्या बात है, क्या मानी था। अच्छा किरण, ये इतना गहरा मकाम है कि जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस मोर, अगर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट को भी वहां पर रखा जाए तो भी पानी इससे 2 किलोमीटर बुलंद सतह पर होगा। तो वनेसा इस मुहिम को मुकम्मल करने के बाद ज़मीन के सबसे ऊंचे और गहराई वाले मकामात तक पहुंचने वाली पहली खातून बन गई और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने में भी कामयाब रही हैं। उन्होंने 2017 में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को भी सर किया था। क्या बात है जी, शी इज़ इनक्रेडिबल। और एक और इनक्रेडिबल बात मैं आपको बताने वाली हूं। 2 दिन से हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, जितने रेलिवेंट लोग हैं, जितने अथॉरिटी वाले लोग हैं, उनसे पूछ रहे थे लॉकडाउन होगा नहीं होगा। ऐसा लगा कि बस कुछ टेनिस चल रहा है, बॉल इधर उधर जा रही है, कुछ वाज़ेह तौर पे बता नहीं रहा था, लेकिन अब हमें पता चल गया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि कराची के तमाम 6 अजला के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां आज शाम 7 बजे से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन होगा, सख्त लॉकडाउन होगा। हम पूछ रहे थे ना किस तरह का लॉकडाउन होगा, सॉफ्ट, सिलेक्टेड, व्हाटएवर, कोई बता नहीं रहा था, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ गया। हैंडसम लॉकडाउन है, सो हैंडसम। एनीवेज, जिस लॉकडाउन से मुतालिक आपको बताएंगे, बताएं नोटिफिकेशन में क्या है। तो जनाब होगा ये कि जो इलाके लॉकडाउन की जद में आएंगे वहां ग्रॉसरी और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबार बंद रहेगा। कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो इंडस्ट्रीज बंद रहेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, डबल सवारी पर पाबंदी होगी, बगैर वजह के घर से निकलने पर भी पाबंदी होगी। अगर आपने वहां से बाहर जाना है या अंदर आना है, मास्क तो लाजमी होगा, वैसे अदरवाइज भी वो लाजमी है। इसके साथ साथ ID कार्ड दिखाकर आप फिर कहीं आ जा सकते हैं। जो घर हैं उसके हवाले से कहा कि कोई प्राइवेट पार्टी वहां पर नहीं हो सकती। अशया खुरनोश की खरीदारी के लिए घर से सिर्फ एक फर्द को निकलने की इजाज़त होगी। तमाम के तमाम 6 अजला, और यानी पूरे अजला में लॉकडाउन नहीं है, उन 6 अजला के ज़ाहिर मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची में कोरोना का फैलाव तेज होने, शहर के तमाम 6 अजला के मुंतखब इलाकों में सख्त लॉकडाउन का ऐलान। कमिश्नर कराची ने तमाम मुतासिरा इलाकों को सील करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम मुतासिरा इलाकों में लॉकडाउन का इतलाक आज शाम 7 बजे से होगा, जो 2 जुलाई तक जारी रहेगा। मुतासिरा इलाकों में गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, खारादर, सदर, लियारी, बर्न्स रोड, खयाबान बदर, खयाबान महाफिज, मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद, ईसा नगरी, सोल्जर बाजार, मेट्रोविल, फ्रंटियर कॉलोनी और दीगर इलाके शामिल। लॉकडाउन के दौरान ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और बगैर वजह के घर से निकलने पर पाबंदी होगी। अशिया खुरनोश की खरीदारी के लिए घर से एक फर्द को शनाख्ती कार्ड के हमरा निकलने की इजाज़त होगी। मुतासिरा इलाकों में मास्क पहनना लाजमी करार। मरीज के साथ सिर्फ एक तीमारदार को बाहर जाने दिया जाएगा। मुतासिरा इलाकों में होटल्स, रेस्टोरेंट से टेक अवे और फूड डिलीवरी भी बंद होगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है खुर्शीद आलम ने। खुर्शीद, बताइएगा, ज़ाहिर 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और बहुत से इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन होना है, तो ज़रा डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दीजिएगा कौन कौन से इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन हो रहा है। देखिए, शहर की 43 यानी 43 यूसीज हैं जहां पर ये फैसला किया गया है लॉकडाउन करने का। अगर हम बात करते हैं जिला कोरंगी की, तो जिला कोरंगी में लांडी टाउन के इलाके शामिल हैं, शाह फैसल टाउन का, मलीर और कोरंगी के इलाके इसमें शामिल हैं जहां पर मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कोरंगी में UC9 है जहां पर सिविल एविएशन कॉलोनी है, कैंट बाजार है, ओल्ड इकबालाबाद है, अवामी कॉलोनी है, पावर हाउस के इलाके हैं। इसके अलावा जिला जुनूबी में 5 यूसीज हैं जिनको सील किया जाएगा। उनमें खारातर, सदर, लियारी, कराची कैंटोनमेंट पोर्ट के इलाके और डिफेंस के इलाके भी शामिल होंगे। अगर हम बात करते हैं शर्की की, तो यहाँ पर 17 यूसीज में सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, जिनमें मोहम्मद अली सोसाइटी का नाम आपने लिया, बहादुराबाद, ईसा नगरी वगैरह में यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। तो खुर्शीद, ज़ाहिर है हमने इससे पहले रिपोर्ट में भी बहुत से इलाकों से मुतालिक बताया, थोड़ा सा बताइएगा कि कुल मिला के इन यूसीज को कितने फीसद कराची बंद होगा? नहीं, उस लिहाज से अगर हम देखें तो कराची में 178 से ज्यादा यूसीज हैं, तो उस लिहाज से ये तकरीबन 40% का इलाका कहलाएगा। लेकिन ये जुज़वी होगा,
और हर यूसी मुकम्मल बंद नहीं होगी, जो मुतासरा गलियां इलाके होंगे सिर्फ उनको बंद किया अच्छा चलिए अब इस तरह बता दीजिए कि जो ये मुतासरा इलाके बंद करने की बात है, ज़रा इससे पहले हम कई रोज से डिस्कशन करते आ रहे हैं, कराची के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, यहाँ का रवैया मुख्तलिफ है। अगर एक गली आप सील कर भी देते हैं तो उस एक गली से 3 और रास्ते निकल रहे होते हैं, क्रिएटिव लोग निकाल लेते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये जो नोटिफिकेशन है और इस तरह का अमल दरामद करवाने जा रहे हैं? देखें, जो कराची के प्लान्ड एरियाज हैं वहां पर तो यकीनन एक गली के 2 से ज्यादा रास्ते नहीं हो सकते। जिन इलाकों में गंदी गलियां हैं वहां पर भी निगरानी का मौसर इंतजाम रखा जाएगा, ये बताना है जिला इंतजामिया का। लेकिन जो कच्ची आबादियां हैं या जो लो इनकम एरियाज है वहां पर यकीनन ये सूरत हाल हो सकती है कि कुछ लोग नजर बचा के निकल जाएं, लेकिन जिला इंतजामिया का ये कहना है कि इस मरतबा वो सख्त लॉकडाउन होगा। अच्छा। ताकि किसी भी तौर पर कोई रिस्क नहीं लिया जाए। और खुर्शीद ये बताइएगा कि ज़ाहिर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो मुतासरा इलाके हैं उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से राशन पहुंचाया जाएगा, इससे मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा। मैं इस पे कोई तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि ये इस मामले में हुकूमतों का जो माजी का तजुर्बा था वो कुछ बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ था, लेकिन अब तक हमें जो बताया गया उसके मुताबिक सिर्फ ये कहा गया है कि नक्ल हरकत पर पाबंदी होगी और सिर्फ उन इलाकों में जो जरूरी अशिया की दुकान है उन्हें खुले रखने की इजाजत है। तो खुर्शीद, इसी नोटिफिकेशन में एक बात और भी लिखी है कि डबल सवारी पर पाबंदी होगी। डबल सवारी पर तो ऑलरेडी पाबंदी है, ये बात समझाइए। डबल सवारी पर पाबंदी तो वैसे ही है क्योंकि उसकी खिलाफवर्जी होती है और लोग आमतौर पर जा रहे होते हैं, लेकिन इन इलाकों में कोशिश की जाएगी कि उस पाबंदी पर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जाता। हम उस सारी बातों का अंदाजा हमें आज शाम 7 बजे के बाद, शाम 7 बजे के बाद अंदाजा होगा। लेकिन एक पॉइंट और दोबारा से ऐड कर देते हैं कि सख्ती से कहा गया है कि इन इलाकों में प्राइवेट गैदरिंग्स भी मना है, कार्रवाई होगी। ये बता सकते हैं आप मुझे, ये फूड ऑर्डर कर रहे हैं और वो आ जाए घर तक, इन इलाकों में इसकी भी ममानियत है, इसकी भी पाबंदी होगी? जी हाँ, फिल वक्त जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक इस किस्म की जो भी आप सहूलियात अब तक अफोर्ड कर रहे थे या अवेल कर रहे थे, सही, उस पर भी पाबंदी होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे खुर्शीद आलम। अच्छा, ये जो डबल सवारी की आपने बात की थी ना शुएब, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी जानना था नए सिरे से क्योंकि पहले डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी और फिर उसके बाद में कहा कि खातून पीछे बैठ सकती है, यानी इसके ऊपर भी एक बहस हो गई। तो अब ये समझे किरण कि इन इलाकों में यानी डबल सवारी पर पाबंदी का मतलब है खातून भी नहीं बैठ सकी, लेकिन उसके साथ ही एक और लाइन में लिखा हुआ है किरण कि अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ज़ाहिर अटेंडेंट एक साथ हो सकता है। देयर कुड बी 1000 रीजंस कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं। एग्जैक्टली, लेकिन क्योंकि पहले हम एक बार इस प्रैक्टिस से गुजर चुके तो इस बार कंफ्यूजन उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ा कम होगा। एक मामले में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है और एक मामला ऐसा है कि जिसमें आ रही है कंफ्यूजन। ये नहीं है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो बुरी तरह से पिट चुका है, जलील हो चुका है, रुस्वा हो चुका है और कमी किसमें नहीं आ रही, हठधर्मी में नहीं आ रही। चीन के हाथों जिल्लत से दो चार हुए भारतीय फौजी। अब ये क्या कर रहे हैं जी, अवाम जो इनको चप्पलें पड़ी, थप्पड़ पड़े, घूसे पड़े उसको भूल जाए, वो 6 हथकंडे इन्होंने शुरू कर दिए हैं। भारतीय फौज के नखियाल और बागसर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, गोलियां लगने से खातून समेत 4 शहरी शहीद हुए। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो सही कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि ऐसा ही हुआ है मोदी के साथ। भारत को चारों तरफ से बल्कि हर तरफ से मार पड़ी तो मोदी की अकड़ निकल गई। चीन के हाथों भारतीय फौजियों की हिलाकत के बाद मोदी जी एतमाद में लेने आए जनता को तो शांति शांति का राग अलापते रहे। पहले शांत रहते तो जलील तो ना होते। बिल्कुल दुरुस्त बात है। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात और शांति से रहना चाहते हैं तो जरा कोशिश के बाद रहना चाहते हैं। तो अब कोशिश कर लें, वैसे करेंगे अब भी नहीं। मकार मोदी ने क्या क्या कहा, ये शांति शांति की गर्दान करते करते आपको सुनवाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पूरी दुनिया में कोरोना का है, लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं, इस खित्ते से आती हैं, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किस तरफ को हम जा रहे हैं और खित्ते का अमन हम किस तरफ को लेकर जा रहे हैं। अब वो वक्त है कि मिलकर मसाइल हल करने हैं। जो ये क्लेम कर रहा है कि हम बड़ा मुल्क है, उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी है, लेकिन वो छोटापन दिखाए तो फिर क्या किया जाए। एग्जैक्टली। और किरण, ज़ाहिर है इस वक्त तो हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक मुल्क लड़े और बाकी मुल्क दूसरे मसाइल में उलझे रहेंगे तो हम कोरोना से दर हकीकत नहीं लड़ रहे, हम दूसरी लड़ाइयों में उलझे रहेंगे और इस तरह मसाइल बढ़ते रहेंगे। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके आपको बताएंगे कि इस वक्त कोरोना के स्टैट्स क्या हैं और चाइना, जहां पर सबसे पहले कोरोना केसेस आए,
वहाँ पर दूसरी लहर के आने का खदशा है। अब क्या वहाँ पर इकदाम उठाए जा रहे हैं, शामिल करेंगे सब खबरें ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जिक्र जर्मनी का करते हैं। जर्मनी भी दुनिया के उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिन्होंने अपने शहरियों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद देगी। कोरोना वार्न ऐप के जरिए हुकाम इन लोगों को खबरदार कर सकेंगे जिनका कोरोना वायरस से मुतासर होने का शुबा होगा। नाम से भी जाहिर है। एग्जैक्टली। और कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ऐप का सबसे पहला कामयाब इस्तेमाल चाइना ने किया था। चीनी हुकूमत ने कोरोना ऐप को तमाम शहरों के लिए लाजिम करार दिया था और मुतासरीन की नकलो हरकत पर नज़र रखी गई थी। जर्मन हुकूमत ने शहरियों को आज़ादी दी है कि वो रज़ाकाराना तौर पर कोरोना वार्न ऐप को इस्तेमाल करें। जिन सारिफिन के फ़ोन में ऐप होगी, जब भी कभी वो बिला वास्ता या बिला वास्ता तौर पर कोरोना से मुतासर शख्स से राबते में आएंगे तो ऐप उन्हें खबरदार करेगी। बड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस्म का आपने जो है ना सारा कुछ मामला सामने रख दिया। वाह वाह वाह। अच्छा, कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखते हैं। कोरोना वायरस के हमले बड़ी शिद्दत के साथ जारी हैं। 24 घंटों का अहवाल ये है जनाब कि इसी सब में इन 24 घंटों में 118 अफराद की जानें गई हैं। अब तक इस वायरस से जान गंवाने वाले अफराद की तादाद 3039 हो गई है। एक दिन में कोरोना वायरस के 5358 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज़ 31,500 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में इस वायरस के शिकार मरीजों की तादाद 1,60,118 हो गई। ये हैं सारे के सारे आदाद शुमार जो 24 घंटों के थे, हमने आपके सामने रखे। ज़रा बात कर लेते हैं पंजाब की, ख़ास तौर पर लाहौर की। ज़ाहिर है पंजाब के कुछ शहर ऐसे हैं जो हॉट स्पॉट हैं, सरफ़हरिस्त उसमें लाहौर है और वहाँ बेहतरी के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है कुछ फ़ैसले किए गए थे वहाँ पे लॉकडाउन से मुतालिक। वो अलग बात है कि कल जब हमारी बात हुई लाहौर के कुछ शहरियों से तो उन्होंने भी कहा कि कहने को लॉकडाउन है, अदरवाइज़ एज सच कोई लॉकडाउन है नहीं, कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। बट कैसे इस सिचुएशन को डील किया जा रहा है। नाउ वी हैव सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर बैरिस्टर नबील ऐवान विद अस। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आपकी नज़र में लाहौर में इतने ज़्यादा केसेस होने की वजह क्या है? जस्ट पॉपुलेशन या कोई और फैक्टर भी है? और जो मखसूस इलाके सील किए गए हैं, जो फैसले किए गए हैं, आपको लगता है उन फैसलों का जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुई है ये केसेस में कमी आएगी, सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाएगी? देखें, लाहौर पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और अब तक का जितना डेटा और सारी दुनिया में जिस तरह ये बीमारी का फैलाव हुआ है तो एक चीज़ बहुत क्लियर है, वो ये कि जो बड़े शहर हैं और जिन शहरों में लोगों की मूवमेंट ज़्यादा है, जिन मुल्कों में लोगों की आमदोरफ्त अंदर जो बाहर से लोग आते हैं और जो बाहर जाते हैं, उन मुल्कों में ये पहले फैला है। ये चाइना से वेस्टर्न यूरोप गया, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया और अब ये दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ आ रहा है। और इसके बाद अगली स्टेज में दुनिया के वो ममालिक जो जहाँ की पॉपुलेशन इतनी मोबाइल नहीं है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया है, अब इसके बाद ये वहाँ जाएगा। और यही पैटर्न एक सूबे के अंदर या एक रीजन के अंदर है। तो ये बीमारी सबसे पहले लाहौर में आई, यहाँ लाहौर से फिर उसके बाद छोटे शहरों में गई और वहाँ से अब मुफस्सल की तरफ भी जाएगी। तो लाहौर की आबादी भी जिस तरह आप सब आपके इल्म में है कि 1 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है, तो इसी वजह से लाहौर में पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा है। और अब तक का जो हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन है, पंजाब के टोटल पेशेंट्स का तकरीबन 48-49% पेशेंट लाहौर में है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है। बाकी उसके बाद लाहौर में जो पिछले चंद हफ्तों में मरीज़ों की तादाद में अचानक इजाफा देखने में आया है, तो उसकी वजह यही है कि इस बीमारी की इन्फेक्टिविटी और जिस तरीके से ये फैलती है उसको अगर सामने रख के देखा जाए तो आज जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारे उन एक्शंस और डिसीजंस का नतीजा है जो हमने अब से 15, 16, 17, 18 दिन पहले लिए या किए थे। तो अब से कोई 1 माह पहले जिस तरह हम सब के इल्म में है कि रमज़ान के जो दूसरा उसका हाफ था और ख़ास तौर पे आखिरी अशरा था, उसमें लॉकडाउन के बाद जब उसको रिलैक्स किया गया तो लोग बहुत बड़ी तादाद में मार्केट्स में आए, SOPs को फॉलो नहीं किया गया और बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं की गई। तो ये जो अब 2-3 हफ्ते चल रहे हैं ये हमारे उन फैसलों और हमारे उन एक्शंस के नतीजे में आया है। और आज अब अगर हम लोगों का इंटरेक्शन, उनकी मूवमेंट अगर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, कम करें, तो ये बड़ी साइंटिफिक सी बात है कि अब के 2 हफ्ते के बाद हमें इसके असरात आना शुरू होंगे और वो उसमें पेशेंट्स की तादाद में कमी आएगी। अच्छा, ये फरमाइएगा, इतने सारे प्रॉब्लम्स अब देखने को मिल रहे हैं और फिर ज़ाहिर सहूलत के लिए भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्लाज्मा ट्रायल को पंजाब भर में सीरियस नहीं लिया गया
उसकी क्या रीज़न रही, क्या वजह रही इस सब की? हिफाजती सामान की बिल्कुल कोई किल्लत नहीं है। हमने अपने लाहौर के जो तकरीबन 15 बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन सब को फ़ंड किया हुआ है, उनके पास पैसे मौजूद हैं और अब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की भी जो मार्केट है वो अब से कोई 2-2.5 माह पहले वो बहुत टाइट थी और ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी, लेकिन अब चाइना में प्रोडक्शन शुरू है, पाकिस्तान में कई चीज़ों की प्रोडक्शन शुरू है और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वक्त अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है और हमारे पास पंजाब हुकूमत के किसी हॉस्पिटल। ज़ाहिर है सर के जो प्लाज्मा ट्रायल से मुतालिक हम बात इसलिए भी करना चाह रहे हैं बिकॉज डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने भी हमारे शो में आकर कहा कि जो स्टैट्स प्रोविंशियल वाइज हमारे सामने हैं तो पंजाब सर पॉपुलेशन में सबसे ऊपर, लेकिन प्लाज्मा ट्रायल बता रहे हैं हमें कि वहां पे सीरियस नहीं लिया गया। इसकी रीजन प्लीज बताइए सर। ये इलाज भी इसके बारे में कहा गया कि इसका फ़ायदा पेशेंट्स को हो सकता है, उसमें हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स, हमारे एक्सपर्ट ग्रुप, इनमें काफ़ी मुतज़ाद राय पाई जाती थी। अभी भी जो हमारा इस वक्त सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है लाहौर में और जहाँ पे तकरीबन 80-90% डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर से तशरीफ़ लाए हुए हैं यहाँ काम करने के लिए, तो उनकी राय ये थी कि हम ये ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को इस हॉस्पिटल में नहीं देंगे। उनका कहना ये था कि इसमें अगर ये हम प्लाज्मा का इलाज करते हैं तो उसमें रिस्क ज़्यादा है और फ़ायदा होने का इम्कान कम है। तो कुछ हॉस्पिटल्स में एक्सपर्ट्स ने कहा कि चूँकि ये ट्रायल दुनिया में कई जगहों पे हो रहा है तो हमें भी ये ट्रायल उन्हीं हिफाजती तदाबीर और उन्हीं प्रिकॉशंस के साथ करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो ये प्लाज्मा पे काम हो रहा है, हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस में भी प्लाज्मा तैयार किया जा रहा है, लाहौर में PKLI में प्लाज्मा तैयार किया जा रहा है और वो प्लाज्मा बाकी हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो उसको अपने पेशेंट्स पे इस्तेमाल कर सकें। और हमारे 1-2 जो पब्लिक हॉस्पिटल सेंटर्स हैं वो प्लाज्मा तैयार करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लाज्मा तैयार किया जा रहा है, इससे मुतालिक मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मुझे बताइएगा, लेकिन चलिए क्योंकि वक्त कम है तो एक और मामला भी था जिस पर कॉमेंट चाहिए आपका। क्योंकि 2 रोज़ पहले खबर आती है UK से और उस पर बहुत डिस्कस है बिकॉज दैट्स अ चीप ड्रग दो इट्स स्टेरॉइड, बट उसके हवाले से कहा जा रहा है कि मरीजों की जान बचाई जा रही है उस मेडिसिन डेक्सामेथासोन। सर पाकिस्तान में पंजाब में जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं क्या उनको डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन या टैबलेट्स दी जा रही हैं? डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है और लाइफ सेविंग ड्रग है और इसके लिए भी कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हैं जब किसी पेशेंट पे इसने इस्तेमाल होना है। और हमारा जो डिपार्टमेंट का एक एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप है वो ग्रुप अब से तकरीबन 1.5-2 माह पहले कई एडवाइजरीज और गाइडलाइंस इशू कर चुका है कि वो कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिसमें इस स्टीरॉयड ड्रग ने यूज़ होना है। तो हमारे यहाँ ये पहले से हो रहा है। अच्छा। और ये पूरी दुनिया में ही तकरीबन हो रहा है, लेकिन ये पिछले 1-2 दिन में इसका शोरा ज़रा ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इंग्लैंड में किसी यूनिवर्सिटी ने इसके ट्रायल का ऐलान किया और उसके कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स का भी उन्होंने पब्लिकली उसको अनाउंस किया। तो वरना ये इंजेक्शन यहाँ पहले से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है सर, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और आपने तो क्लियरली बता दिया कि ऑलरेडी ये स्टेरॉइड यूज़ हो रहा है। और यहाँ दोबारा से हम ये बात करते हैं, वैसे कल भी की थी और आज फिर करते हैं, कि जो स्टेरॉइड है ये डॉक्टर की हिदायत पर ही लगाया जाता है, कंडीशन देखकर लगाया जाता है। क्योंकि किरण कल मार्केट से मुझे खबर मौसूल हुई कि वहाँ पर अब तो ये मेडिसिन मौजूद नहीं है और इतनी जल्दी, हालांकि किरण ये पहले एक इंजेक्शन सिर्फ 17 रुपये का मिल रहा था और अब वो इंजेक्शन मिल नहीं रहा और मिल सिर्फ वहाँ पर है जहाँ पर इसकी एक्सपायरी करीब है, वो बेच रहे हैं, वो भी ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। दैट्स वेरी बैड क्योंकि ये हर किसी ने यूज़ करना नहीं है, इसके नुकसान है, स्टेरॉइड है। ये तो आप बात कर रहे हैं ना, मैं ज़रा जज्बों की बात ज़रूर करना चाहूँगी कि अल्लाह ने नेकी डाल दी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दिल में। इंतहाई छोटा सा मोबाइल और थोड़े से पैसे उन्होंने लिए एक राइडर से और फिर उन्होंने वापस किया, हाथ भी मिला के गए थे उससे। लेकिन ये जज्बा कहाँ पर कम पड़ रहा है ना, ये वाकई थोड़ा सा ना तशवीश होती है, ज़रा मायूसी भी होती है इस सिलसिले में। बहरहाल हमारा एक सिलसिला है और वो सिलसिला ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना मुतासरीन के आदाद शुमार आपको नहीं बताएंगे। जिन लोगों ने कोरोना को हराया उनकी बात करेंगे, जो हमारे हीरोज़ हैं, जो दिन रात जाग रहे हैं और हमें कोरोना से बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपनी जान, अपनी सुकून, अपनी सेहत दांव पे लगा रहे हैं, हम उन्हें सलाम भी पेश कर रहे हैं। तो कल हमने पुलिस एहलकारों की बात की थी, किस तरह से वो लोग फ्रंट लाइन सोल्जर्स बने हुए, इस सब की बात की थी। आज हम बात करेंगे फ्रंट लाइन सोल्जर्स की, फ्रंट लाइन सहाफ़ियों की, सिपाहियों की, डॉक्टर्स, नर्सेस समेत तिब्बी अमला कोरोना के खिलाफ
फ्रंट लाइन सिपाहियों का किरदार अदा कर रहा है। ये शहरियों की जिंदगी बचाने में मसरूफ है। सचमुच मसीहा। कोरोना से ये भी मुतासर हो रहे हैं। कई डॉक्टर्स इस वायरस से लड़ते लड़ते शहीद हो चुके। इन्हीं डॉक्टर्स को आज हम नया दिन की जानिब से खिराज तहसीन पेश करेंगे और इसी सब के ऊपर बात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये बताइएगा उन अपीलों से लेकर कि लोग प्लीज़ एहतियात करें, मोहतात रहें। हमने डॉक्टर्स को रोते हुए देखा, उलझते हुए देखा, बहुत काम करते हुए देखा, ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब तो प्रॉब्लम सामने आने लगी हैं। जैसा आप लोग कह भी रहे थे कि फिर अगर हम बीमार पड़ेंगे या हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। और इस सब के बावजूद भी पूरी कौम आपको सलाम इसलिए भी पेश कर रही है कि आप सारी की सारी मुश्किलात से लड़ रहे हैं और फिर भी आप लोग जो है ना वो पीछे नहीं हटते, आप थकते नहीं, आप टूटते नहीं। सर, डॉक्टर्स का जज्बा कैसा है ये आप बहुत बेहतर बता सकते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। बहुत शुक्रिया किरण, शुएब, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। आपने देखिए, बात यह है कि इस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ केयर वर्कर के साथ, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं काम कर रहे हैं लेकिन कुछ डॉक्टर्स डीमोनराइज्ड हैं और उसकी वजह ये है कि डॉक्टर्स एक तरह से जो कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट होना चाहिए था वो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो डॉक्टर कोरोना में जो मुब्तला मरीज है जो उसको देखता है वही इंतकाल कर रहा है, वही बीमार हो रहा है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ अभी इसकी और दूसरी जो वजह है वो क्या है। दूसरे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। जब अवाम उनको मारती है, अस्पताल में तोड़ फोड़ हो रहा है, तो वो एक अलग सिनेरियो बन रहा है। लोग नाराज हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हों या कुछ है, लेकिन लोग इस बात पे नाराज है जब उनके लवाकिन इंतकाल कर जाते हैं और ये पता लगता है कि वो कोरोना में पेशेंट थे, या मरीज को ब्रॉड डेड लाते हैं, इंतकाल हो जाता है रास्ते में, उसके कोशिश करते करते एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे अस्पताल, और जिस अस्पताल की किस्मत खराब होती है वहां वो लैंड करते हैं और ये बताया जाता है कि जी ये तो इंतकाल कर गए हैं पहले से, ये तो वहां पर तोड़फोड़ होती है। तो ये सिनेरियो है, डॉक्टरों के साथ बहुत परेशानी है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं समझाना चाहता हूँ, अभी भी आपके गेस्ट को मैं सुन रहा था जो बैरिस्टर साहब, वो भी यही कह रहे थे, उनकी बातों से भी यही लग रहा था कि जी प्रोटेक्ट हमने उनको करना है। लेकिन आपको जो मैंने लिस्ट आप अभी दिखा रही हैं, जो ये लिस्ट मैंने इशू की है, कि हमारे पास अब जब ये इशू किया था हमने तो उस वक्त 37 थे, अब तकरीबन 43 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए हैं और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सारा मिलाकर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि समझना है, हुक्मरान को भी समझना है और हम आवाम को भी समझना है कि इन तमाम डॉक्टरों में से सिर्फ वो 2 डॉक्टर हैं जो कि कोरोना वायरस के मरीज को देख रहे थे, यानी ऑपरेशन में थे या आइसोलेशन थे, जो आइसोलेशन वार्ड होता है क्वारंटाइन का, उसमें थे। तो सिर्फ 2 डॉक्टर हैं, बाकी सारे डॉक्टर्स वो हैं जो नॉन कोरोना के पेशेंट देख रहे थे, जिन्हें लगाया लोगों को। मिसाल के तौर पे इसमें गायनेकोलॉजिस्ट इंतकाल कर गई हैं, इसमें इसमें हमारे शोबे के ENT के डॉक्टर इंतकाल कर गए, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, फिर फिजिशियंस हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो गुजारिश ये है कि हुक्मरान को ये भी समझना पड़ेगा कि इनको भी सप्लाई करने की जरूरत है। जो डॉक्टर्स कैजुअलिटी में बैठा हुआ है, इमरजेंसी में बैठा हुआ है, जो डॉक्टर्स OPD में और दूसरे वार्ड्स में बैठे हुए हैं, खासकर यंग डॉक्टर्स जो हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कई महीनों से ये बात कर रहा हूँ कि प्रोटेक्ट करना है अपने। आपने फ्रंट लाइन सोल्जर कह दिया, नकाब दे दिया, आप सलूट कर रहे हैं, आप इनको सूट दीजिए ना, इनको प्रोटेक्ट कीजिए। अभी देखिए तकरीबन डॉक्टर साहब, ये इससे पहले ना, सॉरी आपकी बात कट रही है, इससे पहले ये कहा गया कि ये तो जाया करना है, ये तो उसका बिला वजह इस्तेमाल करना है, ज्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो वार्ड से बाहर है, जो उस एरिया से, उस ब्लॉक से बाहर है, उसको तो फिर सब की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो उसी वजह के असरात हैं। ये बिल्कुल ये साबित हो चुका है। ये लिस्ट मैंने गवर्नमेंट को भेजी है, फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भेजी है कि देखिए ये सूरत
हमने इनकी फैमिली का क्या है। सबसे बड़े अफसोस की बात ये होती है कि दूसरे इदारों में जब भी कोई इंतकाल कर जाता है हमारा कोई भी इमरजेंसी में करते हुए, तो उनके घर में दूसरे दिन ही वो सारी जो शोहदा पैकेज हमने उसका नाम दिया है वो फौरन मिल जाता है। उनकी वेलफेयर, उनकी फैमिली का सबको पता होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमसे जो सबसे पहला यंग डॉक्टर जो बिछड़ा वो उसामा था, गिलगित बिल्टिस्तान का, जो इंतकाल कर गया। किसी ने भी उनकी जाके खैरियत पूछी है, उनकी फैमिली किस तरह से है, या ऐसे डॉक्टर्स जो कि शहीद हो गए, जो कि डिपेंडेंट थे अपनी फैमिली पे, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे थे, जो कि फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, अभी उनका क्या है? बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। यही हाल रहा, अगर यही हाल रहा तो ये डॉक्टर्स बहुत डीमोरलाइज है। दैट्स वेरी राइट। सारे उनको पीस ऑफ माइंड नहीं है। जब पीस ऑफ माइंड डॉक्टर्स को नहीं होगा तो आप यकीन करें एक प्रॉब्लम और आने वाला है कि एक तो डॉक्टर्स बीमार होके अपने घरों में आइसोलेट हो रहे हैं, दूसरा डॉक्टर्स जो है वो पिट रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। ये इतने संगीन मसाइल हैं सर। आप तीसरा पॉइंट प्लीज। जी तीसरा पॉइंट आप प्लीज बताइए। तीसरा पॉइंट ये है कि ये डॉक्टर ये सोच रहा है कि जब मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को कौन देखेगा। कैसर साहब, ये तमाम पॉइंट्स जो आप रेज कर रहे हैं, मुझे याद है आज से चंद रोज पहले डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने जिस तरह की बातें की थी डॉक्टर्स से मुताल्लिक कि हम इनको फैसिलिटेट करेंगे, वो चाहे सिक्योरिटी का मसला हो, वो जो शहीद हो रहे हैं उनको पैकेज देने से मुताल्लिक हो, वो उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करने से मुताल्लिक हो, इन सब चीजों की बात तो की थी। स्टिल इशू है। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारी बात होती है जफर मिर्जा साहब से, वो कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो वो बात कर रहे हैं वो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। बदकिस्मती ये है कि क्या हमें पंजाब से भी वो शिकायत मिलती है कि वो पीपीई जो है बहुत अभी भी बहुत सारी जगहों पे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उसकी वजह यही है कि मैंने जफर मिर्जा साहब से भी कहा था कि देखिए, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स आप उनको ऑन बोर्ड लीजिए। आप जो लोग घरों पे आइसोलेट हुए हैं, जिनको हम कह रहे हैं, मैं मरीजों को जिसमें कि बहुत सारे ऐसे MNAs MPs भी हैं जिनको मैंने घर पे रख के उनको ट्रीट कर रहा हूं, लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर अगर उनके घर के करीब है तो वो जाके उनको विजिट भी कर सकता है अगर आप उनको PPE दें। ये तरीक़ेकार बहुत अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या मसला है कि हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते। हालांकि अगर जफर मिर्जा साहब, चलिए जफर मिर्जा साहब नहीं भी ये बात मानते तो जो सूबाई वजीर सेहत हैं वो ये मान सकते हैं, सिंध की भी डॉक्टर हैं, पंजाब की भी डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर होने की हैसियत से उन्हें इस चीज़ को बहुत सीरियस लेना चाहिए। आपके कंसर्न्स बहुत वैलिड हैं सर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। सर आप साथ मौजूद थे और जिस तरह आपने भी कहा कि जाहिर है वो किसी की ड्यूटी आइसोलेशन वार्ड में हो चाहे आइसोलेशन वार्ड में ना हो, PPE इस वक्त सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है यू नेवर नो जो पेशेंट आ रहा है, जो अटेंडेंट आ रहा है, क्योंकि इस वक्त इतना पेनिट्रेट कर चुका है ये वायरस कि आपको नहीं पता किससे किसको ये वायरस लग जाए। और दूसरे ये कि लोगों को थोड़ा सा पोजीशन को डॉक्टर्स की भी अंडरस्टैंड करना होगा। प्लीज़ इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। डॉक्टर्स आपसे अपील कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद की गुफ्तगू आपने सुन भी ली। एक और मौजू हमारे पास है आपको बताने के लिए, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, लोग इस फैसले को बहुत सराह रहे हैं। पंजाब हुकूमत के पंजाब की जामियात से कुरान पाक का तर्जुमा पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलने वाली। सूबाई हुकूमत ने कुरान मजीद बतौर निसाब पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुरान मजीद का निसाब इस्लामियात के अलावा होगा, ये भी इसका एक नुक्ता है। तो हम इसी सारे सिलसिले में बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। चौहान साहब, पंजाब हुकूमत के फैसले को बहुत सराहा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। ये फरमाइए, कब से कुरान पाक का तर्जुमा बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाएगा? फयाज हसन चौहान साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है और ज़ाहिर है इस ख़बर से मुतालिक बहुत डिस्कशन हुई है। फयाज साहब साथ मौजूद हैं, आप सुन रहे हैं। सर, ज़ाहिर है बहुत सराहा जा रहा है इस फैसले को। जानना ही चाह रहे हैं कि स्टार्ट कब से होगा, किस सेमेस्टर से स्टार्ट होगा कुरान पाक का तर्जुमा बाकायदा यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब अपनी पूरी कंसल्टेशन के बाद, मशवरे के बाद, जो फोरम है वाइस चांसलर्स का
जो वाइस चांसलर्स की कमेटी है उसके अंदर भी डिस्कशन करने के बाद ये फ़ैसला किया कि आइंदा तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुरान पाक को तर्जमे के साथ लाजमी पढ़ाया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और मैं ये समझता हूँ कि कुरान पाक का सिर्फ अरबी के साथ पढ़ना जाना वो तो हमारे लिए समझने के लिए नाकाफ़ी है, और ये ज़रूरी है कि मुसलमान की हैसियत से कि उसको तर्जमे के साथ पढ़ा जाए। और हमारा ये ईमान है कि कुरान पाक के अंदर हर किस्म के जदीद और कदीम जितने मसाइल हैं उनका इलाज भी है, उनके लिए सिरात मुस्तकीम भी है, उनके लिए हिदायत का रास्ता भी है, उन मुश्किलात का हल भी है। तो एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बनने के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के जो तालिब इल्म है उनके लिए ये मुमिद और मावन साबित होगा ये फैसला। सर इम्तिहान भी होगा या सिर्फ क्लासेस अटेंड की जाएंगी? अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है ना कुछ टीवी चैनल्स के अंदर जो है ना ये किसी और तरीके से पोर्ट्रेट हुआ है कि लाजमी जनाब इम्तिहान पास करेगा तो उसको डिग्री मिलेगी। मेरे ख्याल ऐसा नहीं है। ये है कि एक सब्जेक्ट के तौर पे, और वो सब्जेक्ट कोई पासिंग मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक सो नहीं होगा, लेकिन एक क्लास रेगुलर होगी कि जो कुरान पाक तर्जमे के साथ जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितनी फैकल्टीज़ हैं, चाहे साइंस है, चाहे आर्ट्स है, चाहे काउंटिंग है, चाहे कंप्यूटर साइंस है, चाहे हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या लॉ है, या कोई भी सिविल सब्जेक्ट है, या कोई साइंस का सब्जेक्ट है, या कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तमाम जो पढ़ रहे होंगे उस डिग्री की एजुकेशन और उस फैकल्टी के जितने सब्जेक्ट हैं और जितने पीरियड्स हैं उनके साथ एक पीरियड होगा कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ने का। सर मेरे ख्याल यहाँ तक ही है, ये कोई लाजमी नहीं होगा कि वो भी कोई पास करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो आपने क्लियर कर दिया। फयाज साहब साथ मौजूद थे आप, और पंजाब की जामियात से मुतालिक इस फैसले से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, क्विकली ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक। कोरोना वायरस से लड़ने वाले कुछ गुमनाम हीरो ऐसे भी हैं जो मरीज की आखिरी सांसों से लेकर लहद में उतारने तक उसी के साथ होते हैं। वो किस तरह कौम की खिदमत कर रहे हैं, ऐसे ही एक हीरो से आज आपकी मुलाकात करवाएंगी हमारी नुमाइंदा शाहीन शहजादी। हम डेड बॉडीज को भी शिफ्ट करेंगे। रेस्क्यू का काम सिर्फ लाइफ को सेव करना है, रेस्क्यू करना है, ना कि रिकवरी करना है। मेरा नाम गुलाम रब्बानी अवान है और मैं 2009 से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ रेस्क्यू 112 में एज ए इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। जैसे ही हमें बताया गया कि जी कोरोना के लिए हमें डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए, तो हमने खुद को फ्रंट लाइन पे खुद से पेश किया रज़ा करना तो उन पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे अज़म के साथ इस टीम का हिस्सा हैं। कोरोना की जो स्पेशलाइज्ड टीम है उस शिफ्टिंग प्रोटोकॉल के साथ। रेस्क्यू की पहले ये जिम्मेदारी होती थी कि सिर्फ ज़ख्मी को अस्पताल पहुंचाना, अब ये कि इनको कब्रिस्तान तक पहुंचाना और दफनाना। तो ये तजुर्बा कैसा है? ये डेड बॉडी एक कफन के बाद शीट के अंदर लपेट के उसको ताबूत में रखा जाता है, और इवन उस ताबूत को भी एक डिसइंफेक्टेड शीट के अंदर लपेट के रखा जाता है ताकि, और पुलिस साथ मौजूद होती है ताकि कोई प्यारा कोई ऐसे उस तक अप्रोच करके उसका चेहरा ना देख ले, उसको ओपन ना कर ले। साथ में अगर कॉर्पोरेशन बल्दिया वाले होते हैं वो साथ में उसे तदफीन करवाते हैं। एक दिन में कोई 6 से 7 डेड बॉडीज़ हम शिफ्ट कर देते हैं। कब्रिस्तान में जब हम डेड बॉडीज शिफ्ट करते हैं तो लोगों के प्यारे ऐसे दिल पसीज के एक सेफ डिस्टेंस पे खड़े होते हैं। दिल तो कर रहा होता है कि हम ऐसे उनको मिलवा दें, उनको आखिरी टाइम में उनका चेहरा दिखा दें, लेकिन हमारे SOPs ऐसे हैं जो हमें उस पर बाउंड करते हैं, हम उनको उनके पास नहीं जाने दे सकते। लेकिन लोग फिर भी इस बात को मानते नहीं है कि ये मर्ज एग्जिस्ट भी करता है। तो इस हवाले से उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जब लोगों के प्यारे हॉस्पिटल में इस कोरोना वबा की वजह से फौत हो जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ तक उनकी रसाई नहीं होती, उनके वो चेहरे तक नहीं देख सकते। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जो प्यारे हैं आपके सामने रहें, आप उनका चेहरा देखते रहें, तो खुदारा एहतियात कीजिए और इस मर्ज़ से बचना है, इससे लड़ना है। ये कोरोना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आया है। मैं आपके सामने कुछ ऐसा ही मामला रख देती हूँ। ताबूत बनाने वालों का रोज़गार ही यही है कि वो ताबूत बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तदफीन होती है, जनाजे जाते हैं। कोरोना से मरने वालों के लिए ताबूत बनाना इन लोगों के लिए भी बहुत दुख देने वाली बात है, तकलीफ़ देने वाली बात है। तो देखते हैं इसी के ऊपर खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। है या वालिद का है या किसी गैर का है तो ताबूत ही ना।
मेरा नाम अरशद गिल है, मेरी रिहाइश दाऊद नगर में है और मैं ताबूत बनाने का काम तकरीबन 20 साल से कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये बताइएगा कि आम दिनों में पहले कितने ताबूत सेल होते थे और अब जब कोरोना वायरस आया है उसके बाद इसकी तादाद में कितना इजाफा हुआ है? पहले जो था ना, ये कभी हफ्ते में एक, कभी 15 दिन में एक, कभी महीने में एक। जब से कोरोना शुरू हुआ है ये तकरीबन कभी रोज़ाना 2, कभी 1, कभी 3 इतने चल जाते हैं। एक दिन में कितने ताबूत तैयार कर लेते हैं और इस पर लागत कितनी आती है? एक दिन में 2 ताबूत तकरीबन तैयार हो जाते हैं। ये हम सेल करते हैं 3000 रुपये में, लागत जाते हैं 2400-2500। पहले तो बनता शीशे वाला, फेस देखने के लिए रखते हैं, अब ये बंद बनता है, कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। कोरोना की वजह से वो कहते हैं कि इसकी फेस तो देखने ही शायद देते, तो ये कहते हैं इसे बंद ही बनाना। ताबूत बनाना कैसा लगता है? जो तकलीफ़ वाला काम है उसमें खुशी तो होती नहीं है, तकलीफ़ वाला काम हमेशा तकलीफ़ में होता है। जब ये हमें तकरीबन खबर ही मिलती है ना, तो एक दफ़ा तो दिल दहल जाता है, यार हमने भी मरना है, ये तो कोई बात नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि कोई मरे और हमारा कारोबार चमके। ये कारोबार तो नहीं है, मरने में कोई कारोबार नहीं होता। ताबूत कारपेंटर ने बनाना है, लोहार तो नहीं बनाएगा ना, या आप तो नहीं बनाएंगे, ये तो जो जिसकी फील्ड है वही बनाएगा ना। क्या आपने अपनी फैमिली में से किसी का ताबूत बनाया है? हाँ, वालदा का बनाया, वालद का बनाया। कोरोना वायरस के बायस जहां अमवात में इजाफा हुआ है, वहीं फैसलाबाद के बड़े कब्रिस्तान गुलाम मोहम्मदाबाद के गोरकन का काम भी बढ़ गया है। इस बारे में मजीद बताएंगे यूसुफ चीमा। पहले 2 या 3 जनाजे आते थे, अब ज़्यादा आ रहे हैं, 10 तो 12 जनाजे आ रहे हैं। जाग लेटते हैं तो फ़ोन आ जाता है, आज अभी कब्र निकालनी है, तो बहुत मुश्किल पैदा हुई है। मेरा नाम इरफान है सर, तीसरी पीढ़ी हो गई हम यहाँ पर रह रहे हैं, कब्र निकालने का काम कर रहे हैं। हमारा सारा ख़ानदान यही काम करता है। कितना टाइम लग जाता है एक कब्र को निकालने में और कितने लोग मिलके आप लोग कब्र निकालते हो? 3 तो 4 लोग होते हैं हम, तो कोई ईंटें लेकर आ रहा है, कोई डाटा लेकर आ रहा है। 15-15 लोगों के जनाजे आ रहे हैं। 3 तो 4 घंटे लगते हैं कब्र निकालने के। रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हम यहीं कब्रस्तान में होते हैं। डर नहीं लगता इस चीज़ का कि आप लोगों के पास जो है ये कोरोना से मुतासरा लोग जो हैं उनकी मय्यतें यहाँ पे आती हैं? डर तो लगता है, जो यहाँ के मोतबीन उन लोगों को भी कहा है कि कोरोना वायरस वाले यहाँ पर ना आए तो अच्छा है। तो हमारी रिहाइश यहाँ पर है, हम काम करते हैं, उनका कोई लहदा ठिकाना बना दें तो अच्छा होगा। कोरोना की खबरें निकालते खुद ही हैं, लेकिन दफनाते वो आप ही हैं, वो टीम वो लहदा होती है। जो लोग अभी भी यकीन नहीं कर रहे कि इतने लोग जो हैं वो मर रहे हैं, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? उन लोगों को मालूम तो है, एहतियात करें। इससे पहले कम था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई तादाद। ये तो नज़र आ रहा है ना, बंदे कितने मर रहे हैं, कितने दफनाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे मामलात हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन जो सियासी मामलात हैं हम उस पर क्यों नहीं बात करेंगे आज? बिल्कुल कर रहे हैं जी। सिंध हुकूमत की बदइंतज़ामी और करप्शन और मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इमरजेंसी लगाएं। PTI सिंध के अरकान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं। समा वज़ीर आज़म और PTI सिंध की कोर कमेटी के दरमियान होने वाली मीटिंग के कुछ पॉइंटर्स भी सामने लाया। अब वो सारे के सारे पॉइंटर्स अपनी जगह, लेकिन ये मामलात इस नहज पर कैसे पहुँच गए, ऐसा कहा क्यों जा रहा है? क्या वाकई मामलात इस कदर ही ख़राब हैं? हम PTI की बात भी करेंगे, PTI के लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन पहले हम ज़रा पीपल्स पार्टी की MPA शर्मिला फारूकी साहिबा की तरफ जाएंगे। आपसे हम सवाल ज़रूर करेंगे सिलसिले में। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ हैं। शर्मिला साहिबा, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी इस सिलसिले में, ये वाकई मामलात इसी कदर ख़राब हो गए हैं, आप लोगों के हाथों में बिल्कुल नहीं रहे हैं कि वज़ीर आज़म से सिंध में इमरजेंसी का मुतालबा किया जाए। ऐसा बिगाड़ कहाँ पर है कि ऐसा मुतालबा किया जा रहा है? जी शुक्रिया किरण। देखिए, बात यह है कि इस किस्म का गैर आइनी मुतालबा ये पहली बार नहीं किया गया। माजी में भी अगर आप देखें कि जब से ये कोरोना वायरस की वबा के हवाले से सिंध हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए हैं और जिस पे ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इसको सराहा जा रहा है, उस वक्त से ये मामला जो हैं थोड़े से ख़राब हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, ज़ाहिरी बात है उनको ये बात हरगिज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब लॉकडाउन के शुरू दिन से ख़िलाफ़ थे और सिंध हुकूमत ने 18वीं तरमीम के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सिंध में लॉकडाउन लगाया और वो एक बहुत ही मुस्बत फ़ैसला था
तिब्बी माहिरीन की सलाह मशवरे के बाद। देखिए ना मैं डॉक्टर हूँ, ना आप हैं, ना फिरदौस साहब हैं, ना मुराद अली शाह साहब हैं। हम वो इक़दाम उठा रहे थे जो सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए हैं। ये कोई आसान फैसला नहीं था किरण, मैं ये बताऊँ आपको, ना ये कोई पॉपुलर फैसला है। लेकिन दुनिया भर में जिन ममालिक ने बर वक्त लॉकडाउन लगाया वहाँ शरह अमवात कम हुई और वहाँ पर इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है वो थम गया। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पर जब लॉकडाउन लगाया गया तो उसके अगले ही दिन हुकूमत पंजाब ने भी लॉकडाउन लगाया, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी हुकूमत थी और इसी तरीके से फिर बाकी सूबे भी, उन्होंने भी अपने 18वीं तरमीम के तहत जो एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उनको दी गई है और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके मुस्बत फैसले कर सकते हैं, वो उन्होंने किए। अब मसला ये है कि अगर एक वबा है और वो पूरे मुल्क में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, और उसके लिए अगर कोई सूबा वफाक से ये मुतालबा करता है कि उसकी मदद को भी आए। देखें, अगर मुल्क में सैलाब आता है, खुदा ना खास्ता माजी में आ चुका है, जलजले आते हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जंग लड़ी है, वहाँ पर वफाक एक बड़े भाई का किरदार अदा करता है। वो ये नहीं कहता कि आपका सूबाई मामला है, इसको आपने डील करना है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमसे मदद ना मांगे। आप एक नेशनल नैरेटिव डेवलप करते हैं कि आपने लोगों को इकट्ठा करना है, एक मरबूत जामे नेशनल पॉलिसी बनानी है और उसके ऊपर लोगों को ये बावर कराना है कि देखिए कि ये एक ऐसी वबा है, ये एक ऐसा मामला है जहाँ सब ठीक है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि नेशनल नैरेटिव डेवलप नहीं हो सका क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के मुख्तलिफ व्यूज थे इस इशू के ऊपर। ठीक है। माजी में आपने देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से जब नेशनल असम्बली में कहा गया कि जी हम सिंध को फतेह करने आने तैयार हो जाएं, हालांकि उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये स्पीच थी असम्बली में कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप कदम बढ़ाएं, आप फैसले करें, हम आपकी सपोर्ट करने को तैयार हैं। सबसे पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की सिंध के अंदर, उसमें यही कहा, लोगों ने रिपोर्टर्स ने ये भी पूछा कि जनाब आपके ऊपर इतनी तनकीद की जाती है सिंध हुकूमत के ऊपर, आप उसका जवाब दें। उन्होंने कहा ये वक्त नहीं है सियासत करने का। ये बिल्कुल याद है शर्मिला साहब, ये सबको याद है, ये सारी की सारी बात, ये बात हमसे नहीं हुई है। ये देखिए ना, लेकिन अभी तो सिचुएशन ये कि वबा है और पहली बात तो ये कि वबा है तो जाहिर है आप दोनों ही लोगों को, सूबाई हुकूमत को भी वफाक को भी अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमें एक आम आदमी को आप दो नहीं एक दिखाई देने चाहिए, कम से कम ये सिचुएशन का तकाजा है, कौम कम से कम ये देखना चाहती है। फिर दूसरी बात ये कि अगर वजीर आजम को ये कहना पड़ जाए कि भाई वजीर आला साहब के पास में इतने इख्तियारात हैं और वो किसी को कुछ देने को तैयार नहीं है, तो मुझे प्लीज आप इसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए, फिर मैं नकवी साहब की तरफ जाऊंगी। देखिए किरण, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर कि हम अगर पंजाब में किसी शख्स की अमवात होती है या खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बाल्टिस्तान में, हमें दिली दुख होता है। देखिए ये सब हमारे लोग हैं, ये मुकाबलेबाजी, यहाँ मुकाबलेबाजी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए शमीम साहब के अपने जो पार्टी के लोग हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, मेरे जमात के लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये वबा अब हमारे घर के दरवाजे तक है, कोई ना कोई हमारे रिश्तेदार, जानने वाले दोस्त अहबाब के अंदर है। हम ये कोशिश कर रहे होते हैं किस तरीके से उनकी दाद रसाई करें, अस्पताल के हवाले से, प्रोटेक्शन के हवाले से। डॉक्टर्स, आपको पता है पहला जो डॉक्टर जो इंतकाल कर गए थे कोरोना वायरस से, उसामा, गिलगित बाल्टिस्तान, हमने तो ये भी कोशिश करी सिंध की तरफ से कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर भी डॉक्टर्स के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दें। और पार्टी के पीपल्स पार्टी के तहत उनके जो हमारे नुमाइंदे हैं पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने जाके वहाँ डॉक्टर मास्क और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दिए। देखिए ये एक अच्छी एग्जांपल है शर्मिला साहिबा, और ये आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए शोएब साहब, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि असेंबली में भी और इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिर्फ सिंध की बात नहीं की है, सारे सूबों की बात की है, सारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स की बात की है कि दे नीड प्रोटेक्शन, दे नीड मास्क। और यही बात हर तरफ से होनी भी चाहिए। सिर्फ सलूट कर देना, खराज तहसीन पेश कर देना, that's not enough. उन्हें facilitate करना, that's the need of the time, शर्मिला साहिबा। True, they should be protected, right? मैं इस पर कमेंट लेना चाहूँगा फिरदौस शमीम नकवी साहब से भी। फिरदौस साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं शर्मिला साहिबा की भी, और ज़ाहिर है जो हवाले उन्होंने दिए हैं बिलावल भुट्टो की स्पीच के, उनके बयानात के,
सर, जिस तरह किरण ने भी कहा, और ज़ाहिर है हम ये इस प्लेटफॉर्म से बार बार कहते हैं कि ये वो वक्त है, ये वबा का ऐसा वक्त है कि जब हमें एक होना चाहिए, वक्त है एक कौम बनने का। सर, जब सुप्रीम कोर्ट कहे कि जो वफाक कह रहे हैं वही सूबों ने फॉलो करना है, एक जामे पॉलिसी होनी चाहिए, सर ऐसे टाइम में जबकि सिंध खुद कहता है कि हम वज़ीर-ए-आज़म की तरफ देख रहे हैं, हम वफाक की तरफ देख रहे हैं, वफाक फैसले करे, हम इम्प्लीमेंट कराएंगे, सर ऐसे टाइम में जब सिंध भी साथ दे रहा है तो क्यों ये बात हुई कि इमरजेंसी लगाई जाए? क्यों ऐसी बात है, ऐसे रिफ्ट्स की बात अब क्यों हो रही है? हाँ जी, देखिए, पहली चीज़ में शर्मिला ने कहा कि गैर आईनी, और मैं आइन की शिकें बयान कर रहा हूँ। तो जब मैं आइन की शिकें बयान कर रहा हूँ कि इसके तहत अमल किया जाए तो गैर आइनी नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि जो कुछ हमने मुहर्रिकात देख रहे हैं 12 साल से और उसके नताइज देख रहे हैं, और कोविड के दौरान भी जो देख रहे हैं, उसके अंदर बस दस्तूर ये नज़र आ रहा है कि सिंध के अवाम और ख़ुसूसी तौर पे शहरी इलाकों के अवाम को के बारे में बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। इस सूबे की मईशत को तबाह करने की एक साजिश की गई है, और कितने फ़ख्र से ये कह रही हैं कि हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर में PPE सूट्स दिए, जबकि ख़ुद सिंध के हस्पतालों में डॉक्टर्स अलाइंसेस जो हैं हड़ताल पे थे कि उनको PPE सूट्स नहीं। पंजाब में भी थे सर, ये बलूचिस्तान में भी थे। चेहरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि हम कहते हैं कि हम सिर्फ सलूट नहीं करना चाहते, आज के दिन भी 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें नहीं दी गई डॉक्टरों को। जिन ट्रॉमा सेंटर में चले जाइए, सिविल हॉस्पिटल चले जाइए। सर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ, वो ये कह रही हैं, पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि इस वक्त सबको वसाइल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, बावजूद इसके अच्छी एग्जाम्पल ये होगी कि अपना घर भी देखूं मैं और अपना पड़ोस भी देखूं, मैं अपने दूसरे सूबे को भी देखूं। वो कह रही है कि हमने ऐसा किया है, सिंध ने ऐसा किया है। जी जी, बात सारी है ना कि ये ब्राउनी पॉइंट्स अगर वफाक NDMA के ज़रिए सब सूबों को दे रही है, तो ये वफाक की भी जिम्मेदारी आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी है। और पहले जो है आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ख़ुद हदीस नबवी भी इस सिलसिले में है कि ऐसे लोग जो खैरात देते हैं, जो अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखते, उनको जहन्नमी कहा गया। तो मैं तो कोई गलत बात कोट नहीं करूँगा इस लिहाज से, बाकी ये आप लोग ख़ुद उसको इंटरप्रेट करें कि कितनी अच्छी बात है या नहीं है। बात सारी ये है कि ज़बान से कहना, ज़मीन पे अमल कराना, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉकडाउन लगाया गया, मैंने पूरे शहर कराची के अंदर में बड़े ज़ोर से मुराद अली शाह साहब को सुना कि लॉकडाउन लगा रहे हैं। वो लॉकडाउन ज़मीन पे नज़र क्यों नहीं आया? इन्हीं ने बड़े ज़ोर से ऐलान किया कि हम मसाजिद के लिए भी लोगों ने कहा कि एक तो ये कि ज़मीन पर लॉकडाउन और राशन नज़र नहीं आया, दूसरे ये कि PTI के लोग नज़र नहीं आए। सर आप लोगों पे बहुत तनकीद हुई है लॉकडाउन के पहले 2 हफ्तों में। जी देखिए, हमारे लोग नज़र आए या नहीं नज़र आए, बात हुकूमत के किरदार की हो रही है, पार्टीज़ के किरदार की नहीं हो रही। इस वक्त पार्टीज़ के किरदार के लिहाज से जब भी कभी मुआवजा होगा हम उसको भी जवाब दे सकते हैं। सर आम आदमी रोजाना ये मुआवजे कर रहा है, हुकूमत के तौर पे भी, आम आदमी की मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप आइए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, रमज़ान घांची की जाएं, आफ्ताब सिद्दीकी की जाएं, मेरे यहाँ के हर MNA का ज़रा जाके पूछे ना कि भाई कितने MNA MPA के क्या किरदार रहा PTI के लोगों का। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हुकूमतों का किरदार, सियासी जमातें नहीं रिप्लेसमेंट। हुकूमत होती है। हुकूमत का सूरत हाल ये है कि 108 करोड़ रुपए दिए हैं अभी तक राशन की मद में, 108 करोड़ 100 दिन से ऊपर, और 40% लोग अगर गुर्बत की सतह के आसपास और नीचे हैं तो 2 करोड़ अवाम 54 पैसे रोज़ाना बनता है मेरी पे दोस्तों, 54 पैसे रोज़ाना फी शख्स। लगा लीजिए आप हिसाब, 108 करोड़ कुल रकम है, 100 दिन से ऊपर हो गए, 4 करोड़ अफराद है, 54 पैसे योमिया में 3 वक्त का खाना कैसे आदमी खाएगा? इसका जवाब शर्मिला दे दें। लाइफ में मिले सर, उसमें भी नहीं हो सकता। फिरदौस साहब, ये जो मसाइल जिसकी निशानदही आप कर रहे हैं, फिरदौस साहब प्लीज सवाल भी लीजिएगा। फिरदौस साहब प्लीज सवाल लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये 12,000 का एक
ये पहला राउंड था, उसके बाद दोबारा अभी जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से भी चल रहे हैं। ठीक है सर ये बातें अपनी जगह, सर प्लीज सवाल लीजिएगा, ये स्टैट्स अपनी जगह, आप जो मसाइल की निशानदही करें मैं उसको नेगेट नहीं करता, वो मसाइल की निशानदही अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में करेगी मैं नेगेट नहीं करता, लेकिन यही मसाइल बलूचिस्तान में इससे ज्यादा होंगे, यही मसाइल पंजाब में भी हैं, यही मसाइल केपी में भी हैं, ये मसाइल पाकिस्तान के हैं, ये सिर्फ सिंध के नहीं हैं, ये पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं। सर अवाम ये समझती है कि शायद हमला वायरस है। आपने मुझे चैलेंज किया, मैं भी आपको चैलेंज करता हूं, बताइए वो कौन सा शहर है जिसके 1000 मिलियन गैलन पानी की जरूरत हो, 1000 मिलियन गैलन पानी की जरूरत हो और 450 मिलियन गैलन पानी। सर तो फिर आप चैलेंज ना कीजिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में नारा लगाया था कि खारे पानी को मीठा कर देंगे, समंदर से पानी आवाम के घरों में पहुंचा देंगे, वोट आपने लिया, तो सर प्लीज इलेक्शन कैंपेन आपकी सारी। हमने नारा जरूर लगाया था 18वीं तरमीम के बाद, अभी भी जितना मसाइल होते हैं कि सूबा सिंध में काम करने के, वो उसी की बुनियाद पे तो हम कह रहे हैं ना काम करते हैं ना काम करने देते हैं। मुझे शर्मिला साहब से सवाल कर लीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप तरक्याती मंसूबों की बात करें, ग्रीन लाइन से मुताल्लिक, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने शर्मिला साहब कल कहा कि इसको एक्सपीडाइट करना चाहिए, मुझे प्लीज आप बताइएगा कि एक्चुअल इशू है क्या इस ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का, वफाक की तरफ से क्यों इसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा? देखिए शुएब साहब, एक मैं बात थोड़ी क्लियर कर दूं, तो जो 4 करोड़ रुपए और 108 अरब रुपए का जो मवाजना है वो गलत है। 4 करोड़ अवाम इस वक्त भूख से नहीं बिलक रहे हैं, ये एक पेंडेमिक है और इसमें वो 4 करोड़ का 40% का 2 करोड़ होते हैं, 4 सिंध की आबादी 5 करोड़ है। शर्मिला नंबर तो सही का इस्तेमाल कर लेना। देखिए नहीं, आप when you're quoting wrong numbers, how can I let you proceed? Let her complete first. If you have not understood the number. वो लोग जो मेरा ख्याल है मैं सही सुन पा रही हूँ, वो लोग जो इस पेंडेमिक से जिनके रोजगार मुतासर हुए हैं उनकी मदद की जा रही है। और देखिए हमने कभी भी ये दावा नहीं किया कि हमने सारे लोगों को खुशबाश कर दिया है या हमने कोई बहुत एग्जाम्पलरी काम। इतने साल हुकूमत करने के बाद तो वाकई आप लोग दावा करने के करीब तो होते, उनको ये तनकीद करने का मौका नहीं मिलता। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं किरण, कि हमने कोशिश ज़रूर की है, जितने हमारे पास वसाइल थे हमने कोशिश की है। अब बात ये कह रही कि अगर आप अपने घर को नहीं देख रहे और आगे दूसरे लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, ये एक जेस्चर है। इस तरीके से तो मैं भी कह सकती हूँ कि आपके डॉक्टर्स के पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है, आप वहाँ पर अमेरिका को भिजवा रहे हैं, यहाँ पर आपके डॉक्टर्स के पास मास्क नहीं है, आपके जो एडवाइज़र ऑन हेल्थ हैं जफर मिर्जा साहब, वो मास्क स्मगल कर रहे हैं चाइना। मतलब ये तो मेरे ख्याल इस तरह तो फिर ये सियासत चलती रहेगी ना। ये तो मामला हैं जिसके अंदर मेरे ख्याल है कि इस पेंडेमिक के ख़त्म होने के बाद लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि देखिए यहाँ कोई मुकाबलेबाजी नहीं, यहाँ किसी को कोई चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने लोगों की ज़िंदगियाँ बचानी है। एक बीमार कौम आपको एक खुशहाल मईशत नहीं दे सकती है, आपने लोगों की ज़िंदगियाँ बचानी है। दिस इज़ द ईयर ऑफ सर्वाइवल। देखिए हम एक्सपेक्ट करते थे कि वफाक के बजट के अंदर डॉक्टर्स के लिए कोई चीज़ अनाउंस की जाएगी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, लेकिन नहीं की गई सिंध के बजट में। और मैं कह रही हूँ कि ठीक है, हमने जो हमारी विसात है, जो हमारे वसाइल हैं, हम उसमें से हमने किया। 1 अरब रुपए रखे हैं डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ रिस्क अलाउंस के लिए। और इसी तरीके से हमने वो छोटे ताजर जो मुतासर हुए हैं इसके लिए हमने सॉफ्ट लोन्स के लिए भी रकम रखी है। बात यह है कि अब आपने पूछा ग्रीन लाइन के हवाले से, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें वफाक सूबे के साथ शराकत दारी करता है। अगर वफाक अपना हिस्सा नहीं डालेगा तो सूबा वो प्रोजेक्ट्स कैसे शुरू या खत्म कैसे करेगा? वफाक अपना हिस्सा मुकम्मल नहीं कर चुका उस मामले में। देखिए 229 अरब रुपए पिछले फाइनेंशियल ईयर जो अभी खत्म हुआ उसमें भी सिंध को कम दिए गए। इस दफा भी जो PSDP रखा गया वो 535 बिलियन रखा गया, तकरीबन 230 अरब रुपए कम सब सूबों के कम हुआ है वो तो। अब मसला ये है कि अगर देखें ना, कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें वफाक शराकत दारी करता है, मदद करता है सूबों की। अगर वफाक ही पैसे आपको नहीं देता जाएगा सिंध तो ठीक है, मसले होंगे। ठीक है शर्मिला साहब, ये पॉइंट आ गया। मैं जवाब दे दूं, ये बिल्कुल गलत बात कह रही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अगर मौका। सर इस पर अगर ना हम जाएं तो बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त भी कम है। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाह रहा था। ये जरूरी मंसूबे देखिए। अच्छा, पहली चीज ये है कि अब ग्रीन लाइन सूबा सिंध का कोई ताल्लुक नहीं रहा। जो हिस्सा इनका था बसें लाने का और IT का सिस्टम प्रोवाइड करने का, जब इन्हीं ने उस पर कोई काम नहीं किया उसकी जिम्मेदारी भी अब वफाक ने ले ली है।
इनके पास एक छोटा सा मंसूबा उस लाइन के साथ अटैच ऑरेंज लाइन थी जो वो ये मुकम्मल नहीं कर सके। अब वफाक सूबे का कोई मामला नहीं है। अब ये मंसूबा जो है कुल्ली तौर पे वफाक ने ले लिया। तो सर कब से ली हुई है? कल तो नहीं ली, कब से ली हुई है जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी किसकी? ये देखें, फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है वो 20 मई को साइन हुआ है इस साल की। तो बसों का टेंडर इंशाल्लाह अगले 2 माह में आ जाएगा। आप जरा ये बताइए कि और फिर साल भर में बसें आ जाएंगी। साहब प्लीज जल्दी से बताइएगा, आप खुद भी कराची के शहरी हैं, ये आपको तो बहुत बेहतर अंदाज में पता है यहाँ के मसाइल का। अब पब्लिक के बारे में बताइएगा। पहले ये लोग कह रहे थे कि भाई ये फिगर्स जो है ना वो बढ़ते चले जाएंगे अगर हम मोहतात नहीं रहे, ये स्मार्ट और इजी और क्विक लॉकडाउन की तरफ अगर गए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। अब ऐसा हो भी रहा है। तो अब जो पब्लिक है वो बिल्कुल टेनिस के मैच की तरह कभी पीएम और कभी सीएम की तरफ देखें, या आप लोगों ने विफाक ने कुछ बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी इस सिलसिले में बना ली है कि देखें अब तो फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं, अब हम ऐसे काम करेंगे इस सिलसिले में इसको कंट्रोल करने के लिए? जी, हमारी जो रोज़े अव्वल स्ट्रैटेजी थी वो आज भी है। वही ये हम समझते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन इज़ द सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान। जिस जगह हॉटस्पॉट बने उस एरिया को जाके कंप्लीट लॉकडाउन में डाला जाए और कंटेन कर दिया जाए वायरस को उस जगह। हम मुतहम्मिल नहीं हैं कि हम 2.5 करोड़ आदमी जो कि डेली रोजगार पे अपने सर ये स्मार्ट लॉकडाउन की जो बात पहले दिन से आप करके आए सर, अब तो सिंध हुकूमत भी कर रही है सर। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन आज से हो रहा है। नेशनल असेंबली में पूरी ये तकरीर की है कि भारत और पाकिस्तान का मुआवजा करके। आप चाहती हैं मैं दोबारा रिपीट कर दूं? नहीं सर, अगर आप असद उमर साहब का हवाला देंगे तो मैं तो फिर मुझे उनकी पुरानी तकरीर भी याद आ जाती है जब उन्होंने एक्सीडेंट से मुवाजना कर दिया था सर। तो मेरा ख्याल है कि हम उन बातों में ना जाए, आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप स्मार्ट लॉकडाउन के हामी रहे तो आप सिंध हुकूमत भी स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है। देखिए, सॉरी यंग मैन, योर एक्सपीरियंस इज नॉट दैट मच टू कमेंट। आप इतने मैंने तो सवाल जिस तरीके से एक सीनियर आदमी की बात का मजाक उड़ा रहे हैं, पहले देख लीजिए कि आप में अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है, या आपने वो बात कुल्ली तौर पे समझी है कि नहीं समझी है। बाकी आपको राय है, आपके सामने माइक है, आप एंकर पर्सन बन के जो बात कहना चाहें अवाम मजबूर होती है सुनने के लिए। सर मैं तो अवामी सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि ज़ाहिर है मुझे अवाम का सवाल करना है। वो मुआवजा जो है वो उतना ही दुरुस्त है कि आपने गाड़ियां चलानी बंद नहीं कर देंगे अगर एक्सीडेंट एक तरीके से होंगे। आप कानून को बेहतर करेंगे, आप सड़कों की हालत बेहतर करेंगे। गाड़ी चलाना उतना ही ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी के लिए आज की तारीख में। ये था वो मुआवजा जिसको आप नहीं समझ रहे थे, आपने उसका मजाक उड़ाया। आई एम सॉरी, मुझे बात अच्छी नहीं लगी, मुझे आपको टोकना पड़ा। आपकी उम्र मुझसे तकरीबन अभी आपसे मेरे ख्याल से 40 साल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जाहिर आप मेरे सीनियर हैं, लेकिन ना मैंने मजाक उड़ाया है ना मेरी ऐसी कोई इंटेंशन थी। जी आपने का मजाक उड़ाया है, प्लीज डोंट से यू डिडंट, यू सेड कि मैं वो एक्सीडेंट वाली बात तहजीका में इस तरीके से आप बात लड़ाई की तरफ या आपको बात नहीं समझ में आई, आप सवाल पूछ सकते थे। सर सवाल तो सवाल है। नकवी साहब सवाल था। शर्मिला साहबा प्लीज बताइएगा, अब क्या हम इसको इसी तरह से लें कि जो वफाक कहेगा आप लोग वही करेंगे और उसके अलावा जो वक्त की जरूरत होगी उस सब के ऊपर आप लोग नहीं सोचेंगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इनके गाइडलाइंस का और इनके अहकामात का इंतजार करेंगे जो लोग ये डिसाइड करेंगे? देखिए, वी रिस्पेक्ट के व्हाट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस आते हैं, क्योंकि जब हम NCOC के अंदर बैठते हैं तो सारे सूबे बैठते हैं, कुछ चीज़ों पे एग्रीमेंट होती है, कुछ चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट होती है। और ज़ाहिरी बात है कि हमने, क्योंकि हम यहाँ पर सिंध हुकूमत चला रहे हैं और हमने लोगों की जो यहाँ पर बेहतरी है उसके लिए सोचना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने तिब्बी माहिरीन के मशवरे के तहत चलना है और हमने शुरू दिन से यही किया है। अब किसी को पसंद आए या ना आए, हमने लोगों की जानें बचानी। मईशत हम बचा लेंगे अगर हम सर्वाइव कर गए, अगर हम नहीं सर्वाइव करें तो फिर मईशत का क्या फायदा। बात यह है, अभी भी देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब खिलाफ थे लॉकडाउन के, अब वो स्मार्ट लॉकडाउन पंजाब में भी लग रहा है, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी मसला पता है क्या है? मसला ये है कि अब वो कंप्लीट लॉकडाउन का टाइम गुजर चुका है, वो टाइम गुजर चुका है, नए स्ट्रेटजीज बनाने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो लेटर आया है बहुत तेजी से गुजरा, वो रिकमेंडेशंस भी देखने पड़ेंगे। शर्मिला साहिबा बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, आप हमारे साथ थी। फिरदौस शमीम नकवी हमारे साथ थे, आपने हमें वक्त दिया।
मौजूद मेहमान आप दोनों, हमारे बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन अहम खबरें भी आती जा रही हैं। क्विकली आपको वो भी दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस की समाअत का मामला, ये समाअत जारी है। अदालत ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया को वीडियो लिंक पर बयान देने की इजाज़त दे दी। इसी पर बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्करनैन, डिटेल्स दीजिएगा अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। शुएब, 10 रुकनी फुल कोर्ट है जो सब समाअत कर रहा है और बड़े दिलचस्प मरले में ये केस दाखिल हो चुका है, क्योंकि अदालत ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो इस्तदा थी कि उनकी अहलिया का वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया जाए, वो मंजूर कर ली है। और आज दोपहर को जस्टिस सुब्रता बंदयाल जो इस बेंच के सरबराह हैं, उनका कहना है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया का बयान बजरिया वीडियो लिंक रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके लिए जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के घर पर वीडियो लिंक से बयान रिकॉर्ड कराने के इंतजाम जो सुप्रीम कोर्ट का IT डिपार्टमेंट है वो इस वक्त कर रहा है। और साथ ही साथ जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह भी कहा कि क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया इस मुकदमे में फरीक नहीं है, इसलिए हम उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि एक तो ये कि अपनी बात को मुख्तसर रखें, दूसरा ये कि अदालती डेकोरम का ख्याल रखते हुए जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो मुनासिब अंदाज में करें ताकि किसी की तज़ीक महसूस ना हो। क्योंकि उसमें सबसे मेन बात जस्टिस सुब्रता बंदयाल का ये कहना है कि ना वो हमारे सामने फरीक है, ना ही अभी तक तहरीरी तौर पर उनकी जानिब से कोई मवाद हमारे सामने आया है। इसके बाद जो वफाक के वकील है फरोग नसीम, उनकी जानिब से अपने जो दलाइल उनका आगाज कर दिया गया है, जिनका कहना है कि जुडिशल काउंसिल को ये भी इख्तियार है कि वो नेक नीति और बदनीति दोनों का मामले में जायजा ले सकती है और एक दफा अगर शो कॉज नोटिस जारी हो जाए तो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता और जो शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद की कार्रवाई है उसको आइन के आर्टिकल 211 के तहत मुकम्मल आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। शुक्रिया जुल्करनैन, आपने अपडेट किया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। अमेरिका के एक नाम निहाद माहिरीन फलकियात और साइंसदानों ने यह दावा किया कि कदीम तहजीब के मुतनाज़े माया कैलेंडर के मुताबिक दुनिया रवा माह 21 जून को ख़त्म हो जाएगी। ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसा पहले भी कहा जा चुका है। माया तहजीब के रह जाने वाले एक मुतनाज़े कैलेंडर में 8 साल पहले ये दावा किया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को क़यामत आने वाली है। फिल्म भी बन गई थी एक हॉलीवुड में, याद होगा आपको। यानी इसका मतलब ये हुआ कि साल 2012 नहीं बल्कि 2020 था ये। एक और ख़बर भी है कि पाकिस्तान में 21 जून को मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। रिंग ऑफ फायर की वजह से दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा। लेकिन मौसम पर भी इसके कुछ न कुछ असरात तो होंगे और शख्सियात पर, लोगों के सितारों पर इस सब के असरात होंगे नहीं होंगे, खबरें दो, लेकिन बात करने के लिए शख्सियत एक। माहिर इल्म नजूम कनान चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम गुफ्तगू कर लेते हैं। कनान साहब, ज़ाहिर है दोबारा से बहस शुरू हो गई है इस कैलेंडर को लेकर। सवाल वही 21 जून क्या होने जा रहा है, क्या बता रहे हैं सितारे? जी बिल्कुल, ये जो दावा किया गया है ये पहले भी 2012 में किया गया था कि 21 दिसंबर 2012 का इन्होंने कहा था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये मायान कैलेंडर के मुताबिक अभी 21 जून 2020 का दावा किया गया है। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ऐसा तो इंशाल्लाह कुछ नहीं नज़र आ रहा कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी या इस तरह की कोई चीज़ है। यस, डेफिनेटली दुनिया के ऊपर कुछ असरात जो हैं वो ज़रूर देखने में मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने क्वेश्चन किया सूरज ग्रहण के हवाले से, तो उसके कुछ असरात ज़रूर मौजूद हैं। स्पेशली 21 जून से ऑनवर्ड अगर हम देखते हैं तो फिर नेचुरल डिजास्टर्स हों, खुदा न खास्ता, या क्लाइमेट चेंज। ये आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं या कोरोना? जी बिल्कुल, जी पाकिस्तान के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि जो मौसमी तब्दीलियां हैं, जैसे बारिशों का ज़्यादा होना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इन कंट्रीज़ में हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि खुदा न खास्ता नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं या फिर बारिशों का ज़्यादा होना या पानी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो सैलाब हो या पानी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हों कंट्रीज़ की आपस में, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने में मिलेंगी और ये चेंजेस ज़रूर आती हुई नज़र आ रही हैं। या फिर इसके अलावा हम देखें तो कुछ इंडिया को मज़ीद चाइना से प्रॉब्लम्स आने वाली पड़ेगी। जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि इस सूरज ग्रहण के बाद जो है वो 6 मंथ का दोबारा से जो है इसका इंडिया का बैड टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब थप्पड़ गिने नहीं जा सकते जितने पड़ने वाले हैं।
जी बिल्कुल, अगर मैं 21 जून 2020 के सूरज ग्रहण के हवाले से बात करता हूँ तो चाइना मजीद अग्रेसिव नज़र आ रहा है इंडिया की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 मंथ जो हैं, इस पर मैं पहले भी 2019 के एंड में बात कर चुका हूँ कि मोदी का बहुत बुरा टाइम शुरू हो चुका है, जिससे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, मोदी को प्रॉब्लम्स होंगी, इनकी मैशियत को जो नुकसान होगा वो कई साल तक ठीक नहीं हो सकता। तो अभी मेरी ये प्रेडिक्शन है कि फिलहाल तो मोदी की वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये प्रेडिक्शन भी बताइए मुझे, और साथ में प्लीज क्विकली ये भी बता दीजिएगा प्रेडिक्शन के साथ साथ कि एक कोरोना तो है, खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में भी कुछ वबाएं तो नहीं है? जी बिल्कुल, कोरोना की जहां तक हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजिकली मैं देखूं तो आने वाले टाइम पीरियड में कोरोना तो इंशाल्लाह कमी की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक तो थोड़ा सा सॉरी टू से मिसमैनेजमेंट का भी चीज़ें रहेंगी आने वाले टाइम पीरियड में। सितंबर जो है 2020 का, ये वर्ल्ड वाइड कोरोना के हवाले से जो है वो रिलीफ मिलेगा, तो उसमें इंशाल्लाह मज़ीद पाकिस्तान को भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि जो जून के करीब है कहीं ना कहीं कोरोना की मेडिसिन सामने आएगी। तो अभी आपने देखा होगा कि बड़ी सस्ती मेडिसिन जो है फिलहाल पाकिस्तान में 90 से ज़्यादा कंपनियां बना रही हैं, उससे कोरोना का इलाज जो है वो सामने आया है। अब ये अलग चीज़ है कि इसको महंगा कर दिया जाए मेडिसिन को या शॉर्ट हो जाए। थोड़ी तस्दीक कर देता हूँ कि वो कोरोना का इलाज तो नहीं, लेकिन हाँ लाइफ सेविंग तो ज़रूर है। जी बिल्कुल, उस पर कुछ रिसर्च मैंने ये पढ़ी है शुएब साहब के, उसमें आ रहा है कि वो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं जो आईसीयू में चले जाते हैं या जिनको स्टेरॉइड है सर, स्टेरॉइड का ज़रा इम्पैक्ट बॉडी पर ऐसा ही होता है। मैं इसलिए कोरोना की दवाई इसको नहीं कंसिडर करता। आप वैक्सीन का बताया ना, वैक्सीन कब आएगी? मैं ना वो एक प्रेडिक्शन आप कर रहे थे, वो मैं बीच में मैंने जुमला और सवाल रख दिया था, प्लीज वो भी बता दें, दोहरा दें अपनी प्रेडिक्शंस आप प्लीज। जी, तो कोरोना की वैक्सीन के हवाले से जो है इंशाल्लाह इसी मंथ में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा भी अच्छा, आपने मोदी नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया के हवाले से क्वेश्चन किया था, तो जो इंडिया का है इस 21 जून के बाद मजीद वेट टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर सिचुएशन ये रहेगी कि मुझे चाइना आने वाले 6 महीनों में ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहा है इंडिया की तरफ, और इंडिया को मजीद प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, ये जो सूरज ग्रहण है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना को जो है वार लाइक सिचुएशन में जो है कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। बांग्लादेश को भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, अगर मैं वर्ल्ड वाइड इसको देखूं तो यूएसए के कुछ प्रॉब्लम्स मुझे चाइना के साथ नज़र आ रहे हैं, साउथ सी की तरफ से। तो हो सकता है चाइना और अमेरिका का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, और अफ्रीकन कंट्रीज को भी थोड़ा सा अफेक्ट होता है इसका नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना जो है मौसमी तब्दीलियों के हवाले से, खुदा न खास्ता नेचुरल डिज़ास्टर्स के हवाले से और वॉर लाइक सिचुएशन के हवाले से जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमें देखने में मिलेंगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस सारी प्रॉब्लम्स में पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इंशाल्लाह वो तरक्की करती नज़र आ रही है, स्पेशली जुलाई के बाद से। ज़बरदस्त। और आपने जिस तरह कहा, मैं चाह रहा हूँ दोबारा अगर कोरोना वायरस से मुतालिक प्रेडिक्ट कर दें, जो आपने कहा सितंबर पूरी दुनिया के लिए थोड़ा रिलीफ लाएगा, दैट गोज़ फॉर पाकिस्तान एज वेल। यानी सितंबर तक हम केसेस देखते रहेंगे और सितंबर के बाद केसेस डाउन होना शुरू हो जाएंगे, मैं इसको ये समझूं? जी बिल्कुल शेब साहब, अगर हम इसकी कोरोना के फैलाव की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 24 मई के बाद जो है न्यूमरोलॉजिकली मैं देखता हूं तो कोरोना का फैलाव जो है वो कमी की तरफ गया है कैलकुलेशन वाइज। लेकिन अब देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब एक भी पेशेंट कहीं घूम रहा है तो वो सबको इफेक्ट करेगा। तो कोरोना का इटसेल्फ जो फैलाव है उसमें कमी ऑलरेडी आ चुकी है मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। लेकिन ये प्रॉब्लम्स इसलिए रहेंगी कि कहीं ना कहीं जो है मिसमैनेजमेंट है, लोग परहेज नहीं कर रहे। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो रिलीफ है कोरोना का, वैसे ही वो इंशाल्लाह ताला जो है सितंबर के बाद कोरोना का इख्तिताम हो जाएगा। उसमें चाहे मिसमैनेजमेंट भी रहे या दूसरी चीज़ें भी, तो वो इंशाल्लाह एंड है इसका। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ है वर्ल्ड वाइड। तो ये इंशाल्लाह ताला अपनी मौत खुद मर जाएगा सितंबर तक। तब तक हमें थोड़ा सा मैनेजमेंट को बेहतर करना होगा, लेकिन इंशाल्लाह रिलीफ ज़रूर मौजूद है उसके बाद। और वैक्सीनेशन की आपने बात की तो वो कहीं ना कहीं वैक्सीन इंशाल्लाह जो है वो एंड ऑफ जून में नज़र आएगी हमें, और वो इन्हीं कंट्रीज़ में से होगी, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इन्हीं 3-4 कंट्रीज़ में से होगी इंशाल्लाह।
क्या बात है। और जिस तरह आपने कहा कि सितंबर, ज़ाहिर मेरा तो सारा जो मेरी सुई है ना वो अटक गई है सितंबर तक, तो यानी जो नॉर्मल लाइफ रूटीन है वो अब सितंबर के बाद ही हम देखेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सितंबर के बाद जो है वो 2020 का इफेक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें इंशाल्लाह रिलीफ हमें मिलेगा और 2021 जो है वो रिकवरी का साल होगा। ठीक है, ये आपके प्रेडिक्शंस थी, बहुत शुक्रिया। कनान साहब साथ मौजूद थे, आप और इससे गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ाहिर प्रेडिक्शंस हैं तालिक हम जो गुफ्तगू करते बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तानी आर्ट, पाकिस्तान का जो रंग है इसकी बात हम करते हैं और इसको हम ज़ाहिर आज लिंक कर रहे हैं जो एहतजाज अमेरिका में हुआ जॉर्ज फ्लॉयड के हलाकत के बाद। पाकिस्तानी ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली ने अमेरिका में हलाक सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड को खराज अक़ीदत पेश किया और बहुत इनके इस काम को सराहा गया। ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली कराची में मुकीम हैं और उन्होंने सियाफामों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए घर की दीवारों पर रिवायती ट्रक आर्ट के अंदाज में जॉर्ज फ्लॉयड की पेंटिंग्स बनाई। तो हमने सोचा कि आज हम उन्हीं से बात करते हैं कि ज़ाहिर है उन्होंने इस पर इस अंदाज से आवाज़ उठाई, रंग का इस्तेमाल किया, आर्ट का इस्तेमाल किया। हैदर साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद हैं आप। रंग और नस्ल से बालातर होकर आप नहीं समझते कि ज़रा ज़िंदगी अहम है और हमें इसकी कदर करनी है, नो मैटर दुनिया भर में जिस तरह हम देखते आए कि रंग और नस्ल की वजह से बहुत से मसाइल तो हुए। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और समा पहले भी मुझे काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ शोज़ में इनवाइट कर चुका है। और खाली ये जॉर्ज फ्लॉयड की मोहब्बत पाकिस्तान से जो रंगों के साथ मिक्स अल्लाह ताला ने करके इसको दुनिया में एक पाकिस्तान का कोसो कज़ा जैसा समा पैदा किया है। रंगों के ज़रिए हम ट्रक आर्टिस्टों ने पाकिस्तान की तरफ से एक खूबसूरत एहतजाज का तरीका कि नया पेश किया है। हम बचपन से देखते हुए हम भी आ रहे हैं, हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम भी पाकिस्तान में देखते हुए आ रहे हैं, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, कोई मसला हल होने को है ही नहीं। तो खामोशी बेहतर थी हमारे लिए तो यही ज़बान थी हमारी रंगों की। तो हमारा शुक्रिया कि दुनिया के मीडिया का और पाकिस्तान के ख़ुसूसन पाकिस्तान के मीडिया का भी और उन दोस्तों का जिन्होंने इस रंग को फैलाने में मदद दी पाकिस्तान के रंगों की। एक नया तरीका एहतजाज का रिकॉर्ड कराया दुनिया के अंदर रंगों के ज़रिए। किसी और आर्ट ने पाकिस्तान की तरफ से कभी कुछ काम किया है? एक 70 जब से पाकिस्तान बना है, एक हमारा आर्ट देखें दुनिया में रंग दिखा रहा है पाकिस्तान के, और हमारे आर्टिस्टों की वैल्यू जीरो है। हमारे आर्टिस्टों की तरफ कोई जगह ही नहीं है यूनिवर्सिटियों में उनके लिए। एक अलग से दिखाया हम लोगों ने, हमारे ट्रक आर्टिस्टों की मेहनत ने, पूरे पाकिस्तान के ट्रक आर्टिस्टों की मेहनत ने ये साबित किया कि हमारे पाकिस्तान के रंग ही दुनिया में अमन फैला सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा रंग अमन में। इस ट्रक आर्ट के रंग, फुलपत्ती के रंग, फुलपत्ती पाकिस्तान जो टीम है हमारी जिसके फाउंडर अली सलमान नंचन है, उनकी अपना काम छोड़ के उन्होंने फुलपत्ती के ऊपर तवज्जो दी और आज देखें उनकी मेहनत रंग लेके आ रही है। नजर आ रहा है आप लोगों को ना कि हमारे सब, लेकिन हम इसमें गवर्नमेंट के कसूरवार क्यों? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जरदारी ऐसा, नवाज शरीफ ऐसा, बचपन से हर चीज सुनते आ रहे हैं, आज तक कोई मसला हल ही नहीं हो रहा। ठीक है, आप ये देखें ना कि हम क्यों जरदारी पे, हम क्यों नवाज शरीफ हर बात उस पर डाल रहे हैं, क्यों इमरान खान पे डाल रहे हैं हर बात? हम खुद भी तो करें, हमारे इदारे हमारे लिए गवर्नमेंट ने बनाए हुए, हमारे लिए जगह नहीं है, दुनिया लाखों रुपए खर्च करके बुला रही है। तो जॉर्ज फ्लॉयड की जो ये कुर्बानी है अभी भी अगर हमें समझ नहीं आए तो फिर बेकार है इतना बातें करना। अगर अभी भी समझ नहीं आया, अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो फिर कब समझ में आएगा? एक तरफ तो जॉर्ज फ्लॉयड, ये वाली बात हो गई कि एक शख्स की जान गई तो लोगों का ध्यान इसके ऊपर गया कि रंग कुछ नहीं होते, नस्ल कुछ नहीं होती, इंसान एक जैसे होते हैं, दिल सबके पास है, फैमिली सबकी है, जान सबकी, जिंदगी जी हाँ। रंगों का मकसद ये है कि अमन फैलाना, सलामती की। एग्जैक्टली, इस्लाम हमारा ये पैगाम, रंगों का पैगाम इस्लाम। आप देख नहीं रहे कितने हमारे मज़ारों पे ईरानी आर्ट हुआ हुआ है, मुख्तलिफ दुनिया से आर्ट लेकर आए हैं हमारे सूफी बुजुर्गान दीन, और हमारे उलमा कराम अपने रंगों से पेश कर रहे हैं, अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। सारे फिरके अपने अपने तरफ से एहतजाज ही कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन एक हमारा भी एक अलग स्टाइल है एहतजाज का। ये जो आपका स्टाइल है ना, और जो कि जॉर्ज फ्लॉयड को पेंट किया आपने, मुझे थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में ही, कितना आपको टाइम लगा? अभी तक देखिए इस वाक़े के रिपोर्ट होने के बाद से लेके अब तक इसके ऊपर अभी तक हैशटैग्स हैं, सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, लोग स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं। आम दिनों में भी एक दूसरे के साथ में अगर बैठे या बात करें तो ये तस्करा ज़रूर होता है। आपको कितना वक्त लगा ये एहतजाज का रंग इख्तियार करते हुए?
और इसको मुकम्मल करते हुए? देखिए वैसे ये तो मेरे एक दिन का भी काम नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, अब मेरी 30 साल से मैं काम करता हुआ हूँ। ठीक है ना, ये तो समझ लें कि अगर मैं खुद करूँ ना तो 2 घंटे का काम है मेरा ये। तो ये शागिर्दों की मदद से मैंने सोचा चलो बच्चों को भी कुछ रंगों के बारे में बताऊं। मैंने अपनी बेटी को, छोटे बेटे को भी इस पे लगाया। इस पे मेरा एक शागिर्द है हुज़ैफा, एक आशिक अली, और मैं अपने बच्चों और मैं खुद शामिल हूँ। सलमान भाई, अली सलमान अंचन जो है वो बीमार थे इस वक्त, इसमें घर पे जरा फ्लू हुआ था उनको जरा। तो और बाकी 4 दिन इस पे तकरीबन लगे। और दिन रात हम लोग, दिन जब मूड में होते हैं तो हम लोग दिन में देखते हैं ना रात देखते हैं, हम काम देखते हैं बस। अच्छा। तो बस वो नोट दिया, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए इस पे 3 से 4 दिन लगे। 3 से 4 दिन लगे। और आपने लोगों की तादाद भी बता दी, आर्टिस्ट कितने इसमें रहे साथ में ये भी बताया। मुझे जरा ये बताएंगे आप। 2 स्टूडेंट हैं और 2 बच्चे। कोरोना के दिन है, सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज करना होता है, इसका ध्यान रखा था आप लोगों ने? जी हाँ। फासले से बैठेंगे। जी हाँ, वो तो मैं रहता हूँ, मैं नहीं, अरे आप वो उससे बेफिक्र, अल्लाह ने मुझे बिठाया ऐसी जगह पे, मैं हॉक्स पे समंदर के पास, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल बच्चे नीचे रहते हैं। तस्वीर बच्चों को मैंने बताया, बेटा मैं आपकी तस्वीर खींचूंगा, फेसबुक पे डालूंगा, आप इससे रंग भरो। तो मैंने इस तरह करके बच्चों को भी शौक बढ़ाया। शागिर्द भी मेरे साथ कर रहे थे काम, लेकिन एक तरीके से कर रहे थे। जब शागिर्द कर रहा था तो मैं बैठा हुआ था, मैं बैठता था तो शागिर्द करता था, इस तरह करके काम हो रहा था सारा। एक पूरा सेटिंग है मेरी, एक अपनी, एक हमारा एक पूरा स्टाइल सिखाने का अलग से। ऑनलाइन के मुझे गाइड करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं सिखा सकूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे। मजा नहीं, थैंक यू। मजा नहीं आएगा लेकिन फिर भी सिखा सकते हैं, इनका फायदा उठा सकते हैं। ज़ाहिर नींद से टाइम है, ये करना पड़ेगा। एनीवेज जी, हम इस पर गुफ्तगू करते, बड़ा मज़ा आया। आखिर में शो के ज़्यादा मज़ा आया। आपसे की मुलाकात कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। और आज ज़ाहिर है 7 बजे के बाद कराची के बहुत से इलाकों में लॉकडाउन है, तो बहुत एहतियात के साथ प्लीज़ जो एडवाइजरी है उसको फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिए। होगी मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।